अरे अरे अरे, क्या पढ़ाई की याद आ गई? तो चलो शुरू करते हैं फिर पढ़ाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यार चैनल असली क्लास में। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, हम इस चैनल पे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने भी वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। जिसने जिसने नहीं करा है तो पहले वो वाला चैप्टर देख के आइए, क्योंकि इस चैप्टर में घुसने से पहले उस चैप्टर की जो नींव है वो ही इस चैप्टर के जो पिलर्स हैं उनको खड़े करेगी उसके ऊपर। तो साफ सीधी बात है, पहले वो चैप्टर देखें फिर इसके बाद ये चैप्टर देखें। और जिन जिन्होंने देख रखा है या जिन जिन्होंने पढ़ रखा है वो चैप्टर, आइए हम पढ़ते हैं ये वाला चैप्टर। तो पहला जो चैप्टर था बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड, वो एक मेन सवाल पे, जब उसकी थीम थी वो एक मेन सवाल था कि क्या होगा अगर हमें एक नया ऑर्गेनिज्म मिल गया या एक नई स्पीशीज मिल गई। हम पहले उसके करेक्टर नोट डाउन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे और देन उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। हमने सारी चीजें एकदम बढ़िया चीज़ से पढ़ी थी, बढ़िया एकदम तरीके से पढ़ी थी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। लेकिन नॉमेनक्लेचर भी करा था, आइडेंटिफिकेशन भी कैसे करा था, सबके प्रोसीजर देखे थे। लेकिन क्लासिफिकेशन, इसका हमने कोई प्रोसीजर नहीं देखा था, क्योंकि इसका कोई प्रोसीजर होता ही नहीं है। हम करेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर लेते हैं और उनको, हमारे पास एक रॉ डेटा होता है करेक्टर्स का, उनको वेल डिफाइंड डेटा में हम बदल देते हैं, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन का कोई एक प्रोसीजर नहीं होता, ये वे नहीं होता। यहाँ तो आप किसी भी तरह से आपने बेसिस बनाए कि मैं इस बेस पे क्या होते हैं इन चीज़ों का क्लासीफाई करूंगा। मेरे पास दो एग्जाम्स हैं, एक फोटोसिंथेसिस करता है एक नहीं करता, तो मैंने दो कैटेगरीज में बांट दिया। तो आप कोई भी बेसिस ले लो और क्लासीफाई कर दो, तो इसका कोई डेफिनाइट का प्रोसीजर नहीं होता। तो इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं बायोलॉजिकल मतलब वही ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशंस को हम आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो, earlier we used to classify organisms based upon the usage। मतलब हम अपनी जरूरत के हिसाब से कि किस काम में वो चीज आ रही है या जो ऑर्गेनिजम्स है वो किस काम में आ रहे हैं, उसी के बेस पे हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते थे, जो कि ऑब्वियसली बात है नॉन साइंटिफिक था। जैसे एग्जाम्पल की लेते हैं आप, हाँ, आपने बहुत, आपके पास बहुत सारे प्लांट है। अब आपने देख लिया कि इनमें से कौन कौन से खाने लायक है, मतलब मीठे जो प्लांट्स हो गए, लाइक मैंगो हो गया, बनाना हो गया, या फ्रूट्स वाले ले लो, ऑरेंज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपने देख लिया मेडिसिन में किस काम, मेडिसिन में कौन कौन से काम में आ रहे हैं, तो नीम काम में आ गई, और भी काफ़ी सारे आ गए। अब एनिमल्स की तरफ गए, अब कई लोग तो एनिमल्स को भी खाते हैं, तो एनिमल्स और प्लांट एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो साइंटिफिक, ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, ये एक नॉन साइंटिफिक तरीका है। तो सबसे पहला जो साइंटिफिक अटेम्प्ट करा गया था वो करा गया था किसके द्वारा? एरिस्टोटल के द्वारा। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में आगे भी आने वाला है। और सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहला क्लासीफाई किसने करा था या फिर किस बेसिस पे हुआ था, तो आप एरिस्टोटल लिख दोगे? नहीं, आप लिखोगे यूसेज, मतलब जो उनकी ज़रूरत है, ऑन बेसिस ऑफ देयर यूसेज, कि क्या हम चीज़ें उस पे क्या चीज़ें कर रहे हैं इसे हाथी से। अब सारे एग्जांपल दिए वैसे ही। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म का क्लासीफाई होता था वो होता था यूसेज के बारे में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म्स का साइंटिफिक वे में, यानी पहला अटेम्प्ट जो था क्लासिफिकेशन का, साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किसने किया था? तब आप बोलोगे एरिस्टोटल ने। ठीक है, डन। कोई भी डाउट हो ना, बेझिझक, चाहे ये मत सोचा करो बेइज्जती हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। हाँ, तो सबसे पहला जो साइंटिफिक अटेम्प्ट करा था क्लासिफिकेशन वो करा था एरिस्टोटल ने। अब किस बेस पे करा था? कोई तो उसने बेस माना होगा, कोई तो कैटेगरी बनाई होगी, तो वो उसने करा था मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में। अब मोर्फोलॉजिकल का क्या मतलब है? जिसको हम देख सकते हैं, characters which can be seen are known as morphological characters। अब morphological characters में भी हमारे पास दो मेन ब्रॉड कैटेगरीज हमेशा से रहती आई हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को उनकी हाइट के हिसाब से बांट दिया, ट्री, हर्ब एंड श्रब में, और एनिमल को उनकी ब्लड के रूप में बांट दिया। मतलब जैसे आपने देखा होगा, हाँ,
आपने थोड़ा वाइड हो जाएगा लेकिन फिर भी, आपने कभी किसी को चींटी मसलते हुए देखा है? बस सुनो, इमेजिन करो, उसमें से लाल खून तो नहीं निकलेगा ना। तो जिनमें से लाल खून नहीं निकलता उन एनिमल्स को कहते हैं अनीमिया। और जिनमें से खून निकलता है, जैसे मान लो मेरे चोट लग गई तो रेड खून निकलेगा, रेड ब्लडेड एनिमल्स को कहेंगे एनीमिया। अब इसे याद कैसे रखना है? जैसे रेड ब्लड देखते ही हम ऐसे कहते हैं ना यू, तो यू में पहला वर्ड क्या है? ई। और यहाँ पे भी एनीमिया में पहला वर्ड है ई। तो पहला वाला जो ई है यू से याद रख जाएगा, रेड ब्लड से, रेड ब्लडेड एनिमल। और जो दूसरा है वो तो ऑब्वियसली अनीमिया है, ये जो नॉन रेड ब्लडेड सेल है, ठीक है। सेल कह रहा हूँ, एनिमल से। ठीक है, तो ये हमारे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे प्लांट और एनिमल का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बंटवारा हो चुका है। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट करा था क्लासिफिकेशन का, फर्स्ट अटेम्प्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन करा था एरिस्टोटल ने ना। अब इसके बाद काफी सारे अटेम्प्ट हुए, किसी ने 2 किंगडम बनाए, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6। तो इनके एक बार ये एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरफ। फिर आया हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। ये बंदा भाई मैंने इसे हर जगह देख लिया है, मतलब फिजिक्स में भी किसी चैप्टर में देखा है, केमिस्ट्री के भी पहले चैप्टर में देख लिया, बायोलॉजी के देखो दूसरे चैप्टर में आ गया। हाँ, पहले चैप्टर में भी है बायोलॉजी के, मैजिक एंटी का याद आ गया हो, है ना। तो बाय लीनियस के द्वारा 2 किंगडम का क्लासिफाई करा दिया, ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया, प्लांटाइन और एनिमेलिया। अब इसके ड्रॉबैक्स भी दे रखे हैं बुक में। तो ड्रॉबैक क्या है कि प्लांटाइन में भी प्लांट भी यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सब मिक्स पड़े हैं। अब एनिमल में भी मिक्स पड़े हैं, और यूकैरियोटिक, सॉरी, ये यूकैरियोटिक सेल से होते हैं, बने हुए होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं है इसमें, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। फिर आता है हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको क्या था, किसने? हैकल ने। हैकल ने करा था, जिसने प्रोकैरियोटिक, हाँ, जिसने यूकैरियोटिक का एक और डिवीजन निकाल दिया जो प्लांट की तरह बिहेव नहीं करते। इसका एग्जांपल प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक किंगडम है, पूरा एग्जांपल नहीं है। प्रोटिस्टा और 2 मेन ब्रॉड कैटेगरीज, प्लांट है या एनिमल। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, दिया किसने? कॉकलैंड ने। इसमें इसने मोनेरा को भी ऐड कर दिया, यानी बैक्टीरिया को भी ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा भी आ गया, प्लांटाई भी आ गया, एनिमेलिया भी आ गया। देन हमारा जो मेन मोस्ट फेमस क्लासिफिकेशन है किंगडम्स का, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, बस इस बंदे की वजह से, आर एच विटेकर की वजह से, इस बंदे की वजह से ही ये पूरे चैप्टर में पढ़ना पड़ रहा है। अगर ये बंदा नहीं होता तो हमें चैप्टर पढ़ना ही नहीं पड़ता। सिर्फ इसकी एक क्लासिफिकेशन की वजह से हमें पूरे चैप्टर पढ़ना पड़ता है, लेकिन तभी पढ़ना पड़ता। अगर मान लो ये नहीं करता तो कोई और कर देता क्लासिफिकेशन, ठीक है। उस समय तो बोर्ड चल रही थी कि हम साइंटिस्ट, छोड़ो। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करा गया आर एच विटेकर के द्वारा। मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, और बाकी के सारे यूकैरियोटिक सेल है। प्रो मतलब वही पहले, और फिर उससे से हम ले सकते हैं प्रिमिटिव सेल। तो मोनेरा सबसे पहले प्रिमिटिव सेल बने, फिर उनसे बने हल्के से थोड़ा एवोल्यूशन हुआ, प्रोटिस्टा बन गए, और एवोल्यूशन हुआ फंगाई बन गए, और एवोल्यूशन हुआ प्लांटाई, देन एनिमेलिया भी बन गए। और यही हमारा एवोल्यूशन रहेगा, आपको इसी सीरीज में ये पांचों के पांचों नाम इसी सीरीज में याद होने चाहिए। तो बस यही था हमारा ये पूरा टॉपिक कि कितने क्लासिफिकेशन हुए, कैसे कैसे हुए। यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो खत्म हो जाता है ना। अब हम करने वाले हैं क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू कर। मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे क्लासिफिकेशन का चार्ट है, जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पिछली स्लाइड में पढ़ा था। जो आर एच विटेकर ने दिया था, उसने जो क्लासीफाई करे थे ऑलमोस्ट वो 5 मेनली मेजर किंगडम्स में क्लासीफाई करे थे। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। तो ये तो हो गए हमारे किंगडम, ये हो गए हमारे क्या? किंगडम। अब इनको ऐसे तो क्लासीफाई नहीं करते होगा, कोई बेसिस होगी, कोई कैटेगरी होगी, तो उन्हीं बेसिस को, तो ये वही हमारे बेसिस।
तो ये 5 बेसिस है हमारे पास, जिनके आधार पर आर.एच. विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करा, और जिन किंगडम्स में क्लासीफाई करा वो रही ये 5 क्लासिफाइड किंगडम्स। तो देखो, बेसिस जो थे वो थे सेल टाइप। सेल का टाइप कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनके पास जो न्यूक्लियस, या आप पूछ सकते हो हाँ, जिनके पास जो न्यूक्लियस की एनवेलप होती है, यानी न्यूक्लियस की जो वॉल होती है वो नहीं होती, जिनके पास सिर्फ न्यूक्लियड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता जिनके पास, वो है प्रोकैरियोटिक। फिर आता है हमारा सेल यूकैरियोटिक, जिनके पास होता है ना सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज, किन किन चीज़ों से बनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर न्यूक्लियस एनवेलप, वही की न्यूक्लियस और उसके बाकी सारी चीज़ें, उन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे न्यूक्लियस एनवेलप मेनली, न्यूक्लियस एनवेलप का यहाँ पे मतलब है न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में बात करी जा रही है। फिर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, या फिर ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। फिर ऑर्गन सिस्टम से आगे पूरा बॉडी आ जाती है। फिर उसके बाद जो पांचवा और लास्ट बेस है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उनके खाने खाने का तरीका क्या है, उनके न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और चलो अभी एक जाल दिखाऊँ आपको, आपको अभी के लिए पूरा टेबल याद करा देता हूँ। तो देखो, सेल टाइप में दो ही टाइप आएंगे, या तो आएगा प्रो या तो आएगा यूकैरियोटिक। तो देखो, सबसे पहले में आपको भरना है प्रो, क्योंकि फर्स्ट आप अगर पबजी वगैरह खेलते हो तो उसमें सबसे पहला जो विनर होता है वो कौन होता है, जो प्रो है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, जो प्रो है वो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, बाकी जितने भी हैं वो दूसरे कैटेगरी को जाएंगे, यानी यूकैरियोटिक के। तो ये तो हो गया हमारा याद। और ऐसे भी याद कर सकते हो कि मोनेरा में मेनली आते क्या है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए वो प्रोकैरियोटिक में आएगा। फिर उसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया की क्या सेलुलोज से बनी होगी, नहीं, प्लांट तो है नहीं, तो इसीलिए बैक्टीरिया यानी मोनेरा की, मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। कुछ चीजें याद करने की भी हैं, वो याद कर लेना। प्रोटिस्टा में यहाँ पे सब में सेल वॉल पाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ में पाई जाएगी और कुछ में नहीं पाई जाएगी, यानी मे नॉट और मे प्रेजेंट। फंजाई में प्रेजेंट होगी, लेकिन किसकी बनी होगी, चिटिन या फिर काइटिन, जो भी आप कहते हो। चिटिन कहने में ज़्यादा इजी है, क्योंकि फिर स्पेलिंग वगैरह का याद रहना बहुत अच्छा है, अच्छी बात रहती है स्पेलिंग। क्योंकि देखो बायोलॉजी में ना आपकी जो नंबर कटेंगे वो दो ही जगह कटेंगे, या तो आपकी नॉलेज कम होगी या फिर आपकी स्पेलिंग गलत होगी। तो इसीलिए आप, मैंने तो भाई ये देख रखा है, इसे बोलते काटे हैं, क्योंकि मैं क्या बोलूँगा चिट्टिन, क्यों, क्योंकि जो मैं बोलूँगा और वही अगर मेरे, जो मैं बोलूँगा तो उसकी, जैसे मैं आपसे बोलूँ एप्पल, तो आपके दिमाग में एकदम से आता है APPLE, है ना, ये आपकी स्पेलिंग आ गई एप्पल की स्पेलिंग। वैसे ही मैं बोलूँ आपको काइटिन की स्पेलिंग बताओ, तो काइटिन में जो पहला, आपको दिल पे हाथ रख के बताना, पहले में ऐसे ही लगता है कि के से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ चिट्टिन तो सीधा ही समझ आ रहा है, चार से, यानी चार से CH, तो CHITIN, चिट्टिन, सिंपल। तो इसलिए चिट्टिन ही बोला, आप जो आपकी मर्जी वो बोलो, ठीक है। फिर आता है प्लांटाइड। प्लांटाइड में जो सेल वॉल है, अब प्लांट में तो ये हम, प्लांट जो, प्लांट के जो सेल होते हैं वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है सेल्यूलोज से। तो ये याद हो गया, ये बॉक्स याद हो गया। और एनिमल में होती नहीं है, ये भी याद हो गया, ठीक है। बची किसकी, इनकी, इन तीनों की। अब इन तीनों का बताता हूँ। पहले याद कर लो, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से बनी है, याद हो गया। फिर प्रोटिस्टा में कुछ में है कुछ में नहीं है, और फंगई में चिट्टिन से बनी है, ये याद रख लो। सिंपल, ये भी याद हो गया। हमारी दूसरी जो क्लासिफिकेशन का दूसरा बेसिस है, उसके लिए भी हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर ली। नाउ न्यूक्लियस एनवेलप, अगर आपको सेल टाइप पता है तो न्यूक्लियस एनवेलप भी पता होगा। अगर देखो प्रो कैरियोटिक सेल है तो उसके पास क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, नहीं होगी, तो न्यूक्लियस एनवेलप जो होगा वो एब्सेंट होगा। बाकी सारी यूकैरियोटिक है तो फिर सब में प्रेजेंट होगा, सिंपल। तो ये भी याद हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली स्लाइड में,
कि हमें ना ये हमेशा ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि एनिमल इधर लिख दिया या मुनीरा ऐसे लिख दिया। लिखने को आप लिख सकते हो, करेक्टर्स अगर आपको याद है कैसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे इसे ही सीक्वेंस में चलोगे तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये माना जाता है एवोल्यूशन का, माना जाता है क्या, ये जो सीक्वेंस है वो एवोल्यूशन का ही सीक्वेंस है। यानी सबसे पहले मोनेरा है, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा है, फिर फंगाई है, फिर प्लांट है, और फिर एनिमेलिया है। ये सारी चीजें ऐसे एवोल्यूशन में ही चल रही हैं। तो उससे क्या होता है ना, आपको काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े इमेजिन करने में भी आसान होता है। आप सोचो, जब दुनिया में लाइफ नहीं थी, तो सबसे पहले अगर लाइफ बनी होगी तो क्या बना होगा, सेल। तो मोनेरा सबसे पहले बने थे, इसलिए वो हो गए सेलुलर लेवल। अब प्रोटिस्टा जो है वो भी तो प्रिमिटिव ही है यूकैरियोटिक, उनके पास न्यूक्लियस बाउंड्री आती है। जैसा आपको बताऊं मैं, जैसे जब दुनिया खत्म हो गई थी, मतलब दुनिया खत्म कह रहा हूँ, दुनिया जब बनना शुरू हुई थी, ठीक है, दुनिया जब बनना, हमारी पृथ्वी पे जब लाइफ की जो फॉर्म है वो उत्पन्न होना शुरू हुए थे, तो सबसे पहले क्या बना होगा, सेल बना होगा। ये उसका न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है ही नहीं। लेकिन फिर इवॉल्व हुई चीजें समय के साथ साथ, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस पे आगे क्या, एक बॉल आ गई, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन गई। तो अब ये मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा, सिंपल। लेकिन है भी तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर में ही, ये भी सेलुलर स्ट्रक्चर में है और ये भी सेलुलर स्ट्रक्चर में, बस क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही तो आगे है तो ये प्रोटिस्टा भी प्रिमिटिव ही। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो पुराने जमाने के होते हैं, या फिर जो पहले होते हैं, है ना, पहले जानवर, या आप कह सकते हो पहले ऑर्गेनिज्म, जानवर में होते हैं के लिए बना लेंगे। तो मोनेरा भी सेलुलर है और प्रोटिस्टा भी प्रिमिटिव है, बस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ गई। जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आने से प्रिमिटिव एडवांस थोड़ी हो जाएगा, तो वो भी सेलुलर ही रहेगा ना। अब आता है हमारे फंगई। अब फंगई थोड़े एडवांस है, यानी यहाँ पे जो सेल है वो, अब दो सेल जब आ गए तो वो रिप्रोड्यूस करके काफी सारे सेल बना देंगे, मतलब दो सेल मिलेंगे एकदम से, है ना। हम देखो, यहाँ पे हम एवोल्यूशन समझ रहे हैं, और ये चीज अलग है और वो चीज अलग है, इनको मिक्स मत करना। ये मत कह देना पेपर में लिखना कि सेल, यहाँ तक तो लिख सकते हो कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है, लेकिन अब आपको कि दो सेल आ गए, अब तो रिप्रोडक्शन होगा तो मल्टी सेलुलर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, ये भी पहले रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, इसने भी काफी सारे बैक्टीरियाज बनाए होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि दो सेल आ गए, फिर दो सेल मिल गए, देन मल्टी सेलुलर बना दिया, ऐसे करके एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि चीजें याद रहे। सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए टेक्निक है एवोल्यूशन की। तो सबसे पहले सेलुलर, प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, प्रिमिटिव है। फंगई थोड़े एडवांस है, तो इसलिए मल्टी सेलुलर बनाने लग गए और लूज टिश्यू बनाने लग गए, यानी काफी सारे सेल। अब जरूरी थोड़ी दो सेल ही हो, काफी सारे सेल हो सकते हैं। लेकिन जो टिश्यू है, टिश्यू और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या है? टिश्यू का मतलब भी यही होता है कि सेल के काफी सारे झुंड का टिश्यू कहते हैं, मल्टी सेलुलर का भी होता है। लेकिन टिश्यू और मल्टी सेलुलर में फर्क क्या है? मल्टी सेलुलर मतलब सिर्फ सेल मिले पड़े हैं। जैसे आपकी जो कक्षा है, क्लास है, अगर मैं उसको एक प्रोजेक्ट दूं, तो उनमें से मान लो 5 बच्चे उस प्रोजेक्ट का सामान ला रहे हैं, 5 बच्चे सबसे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और कुछ बच्चे उनमें से उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, कुछ बच्चे उसका डिजाइन तैयार कर रहे हैं, यानी सब मिल बांट के कर रहे हैं सारी चीजें, तो वो हो जाएंगे टीचर। लेकिन सब अपना ही अपना काम कर रहे हैं, कि मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया और सब अपना ही अपना बना रहे हैं, किसी को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो हो गया मल्टी सेलुलर लेवल। मल्टी सेलुलर लेवल में लूज टिश्यू में, मतलब लूज क्या टिश्यू में, यही फर्क है। लूज टिश्यू में यानी वो काम तो कर रहे हैं एक साथ, लेकिन ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो फंजाई मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लांट टाइप। अब प्लांट टाइप तो ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू लेवल आएगा या फिर ऑर्गन आएगा। अब एक और बात, अमीबा जानते हो? अमीबा वो प्लांट का ही एक फॉर्म है। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया सर, वो तो यूनिसेलुलर था, है ना, प्लांट जो था वो तो यूनिसेलुलर था, मतलब प्लांट जो था वो तो टिश्यू लेवल है, और अमीबा सिर्फ एक सेल है, तो अमीबा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा हो गया, यूनिसेलुलर लेवल का हो गया। लेकिन यहाँ तो टिश्यू में दे रखा है। तो देखो मेरी नन्ही सी जान, यहाँ पे जो टिश्यू है वो किस लिए यूज करा गया है, जनरल के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि टिश्यू के जो नीचे वाली चीजें जैसे सेलुलर और मल्टी सेलुलर यहाँ पे मिल ही नहीं सकती, यहाँ पे मिल सकती है,
लेकिन मेनली यहाँ पे बता रहे हैं कि टिश्यू और ऑर्गन में चीजें बनती है यहाँ पे। एनिमेलिया में आप ह्यूमंस को ले लो, ऑर्गन में भी जी लेते हैं और ऑर्गन सिस्टम में भी, ह्यूमंस में एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, एवोल्यूशन का सारा सिस्टम का था। हमने चौथा क्राइटेरिया भी याद कर लिया। अब बारी आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। एक लाइन मेरी हमेशा याद रखना कि जो बैक्टीरिया है ना, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसी के साथ साथ इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो उतना ही ज़्यादा डाइवर्स है। क्यों? ऐसा क्यों है? जब धरती पे लाइफ बन रही थी तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। अब खाना वो इवॉल्व ऐसे करेगी कि एक ही तरीके के खाना खाए या हर तरह का खाना खाए ताकि वो ज़्यादा इवॉल्व कर पाए। तो हर तरीके का खाना खाना चाहिए उसे। तो इसलिए उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देने का जो तरीका है वो डाइवर्स में बढ़ गया है। यानी मोनेरा आया, उसने बोला जाओ फैल जाओ, बस। ठीक है, तो उसको ग्रो करने के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतना डाइवर्स हो पाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑटो भी कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक खुद भी बना सकता है, हेटेरोट्रॉफिक दूसरों पे भी डिपेंड हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में केमोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें कर सकता है। हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिक कर सकता है और सैप्रोफाइटिक भी कर सकता है। बात है प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफ में सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकता है और हेटेरोट्रॉफ में ये दोनों चीजें पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक कर सकता है। फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक नहीं है। अब शुरुआत में आया तो इसने बोला कि सब फैल जाओ, कैसा भी खाना खाओ, है ना। लेकिन जब एवोल्यूशन हुआ तब फंजाई आए, है ना। फंजाई बनी, मोनेरा से ही तो बने फंजाई। फंजाई उन्होंने बोला कि बस हमें इसी प्रकार का खाना अच्छा लगता है, हम तो इसी प्रकार के खाना खाना चाहेंगे, इसी प्रकार से खाना खाना चाहेंगे। ठीक है, तो फंजाई में सिर्फ हेटेरोट्रॉफ आया। हेटेरोट्रॉफ में भी सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक मोड मेनली जनरली पाया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखना, बायोलॉजी में कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं होती। बायोलॉजी में एकदम केमिस्ट्री की तरह है, इसमें भी ढेर सारे एक्सेप्शंस आ सकते हैं। तो इसलिए ना हमेशा ऐसे जैसे चार्ट बनाओ तो यहाँ पे ना एक वर्ड हमेशा लिख लेना जिसका नाम है क्या? जनरली। जनरली जनरली लिखने का ये फायदा है, या जनरली लिख लो या मेनली लिख लो, इनका ये फायदा है कि अगर मान लो हमें पता है कि फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफी करता है, ये तो पक्का है कि हेटेरोट्रॉफी करता है। अब मान लो हमें याद नहीं आ रहा कि हेटेरोट्रॉफी वो तीनों पार्ट करता है या दोनों पार्ट करता है ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि जनरली ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक करता है। ठीक है, अब वहाँ पे मे मत लगाना। मे लगाओगे तो टीचर को लगा कि इसको पता भी है, मतलब इसको नॉलेज नहीं है, इसको नॉलेज की कमी है। लेकिन आप जनरली लगाओगे तो जनरली में आप टीचर देखेगा कि हाँ बच्चा क्या सही नहीं लिख रहा है। टीचर ऐसे देखेगा, जैसे आप मान लो मे लगा रहे हो, मे का मतलब हो जाता है या तो ये या तो वो। अब या वाली कंडीशन आ गई तो टीचर कहेगा इसको तो कुछ पता ही नहीं है, कि कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन आप जनरली लगाओगे यानी ज्यादातर ये चीज कर रहा है, तो आप कंफर्म होकर कह रहे हो। तो इसलिए टीचर कहता है यार इसको तो सब पता है, नंबर दो भाई को। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो अंत तक पढ़ेगा। ठीक है, तो प्लांटाई। अब प्लांटाई में जो नेक्स्ट हमारा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट तो हम सबको पता है ये सिर्फ ऑटोट्रॉफिक पे ही जीते हैं, और क्यों जीते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर आपका आता है इस ऑटोट्रॉफिक में भी मेनली फोटोसिंथेसिस करके, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही जीते हैं। एनिमल में वो एनिमल ही क्या जिसने हेटेरोट्रॉफ ना करा हो। अगर वो एनिमल जिसने हेटेरोट्रॉफिक नहीं करा हो तो एनिमल कहलाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ मेनली जो एनिमल है वो हेटेरोट्रॉफिक पे ही बेस्ड रहते हैं। इनमें भी तीन पार्ट कर सकते हैं। होलोजोइक, खुद खाना बना, मतलब खुद खाना बनाने नहीं, खुद खाना खाएंगे, पेट में पचाएंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। पैरासिटिक, किसी पैरासाइट के बॉडी पे, यानी मेरी बॉडी पे अगर मान लो कि नीचे आके बैठ गया तो वो पैरासाइट है, क्योंकि वो मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन गेन कर रहा है जो मैंने पचाए हैं। सैप्रोफाइटिक, किसी भी डेड एंड डिकेइंग मेथड कर रहा हूँ, कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है उस पर जाकर आप अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हो, तो उसी चीज़ को हम सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे।
तो हेटेरोट्रॉफिक में ये 3 पार्ट कर सकता है। होपफुली आपको ये भी याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो नींव रखी थी, नींव या दिया जिसने था, वो आर.एच. विटेकर ने लिया था। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी, एनिमिलिया। सेल टाइप ये प्रो है क्योंकि ये फर्स्ट है, और बाकी सारी यूकैरियोटिक। प्रो ही बंदे फर्स्ट आते हैं, इसे याद रखते हो। सेल वॉल इसकी पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बनेगी। प्रोटिस्टा में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फंगई की काइटिन से बनेगी या चिटिन, जो भी कर सकते हो। प्लांटाई की जो बनेगी सेलुलोज से बनेगी। एनिमल की बनेगी, जिससे एनिमल में एब्सेंट होती है सेल। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर आता है हमारा न्यूक्लियस एनवेलप। न्यूक्लियस एनवेलप अगर ये प्रो है तो इसमें एब्सेंट होगी, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं तो इसमें प्रेजेंट होगी। पॉलीमरेशन सेलुलर सेलुलर, इसका मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, टिश्यू और ऑर्गन लेवल में होता है। इसका ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट बेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा काफी ज्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में कीमो और फोटो, हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक। बाकी प्रोटिस्टा की बात करते हैं, प्रोटिस्टा में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक आएगा, फोटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक भी आता है। हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफिक आएगा, केमो ऑटोट्रॉफिक नहीं आएगा। फंगई में सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक आता है। हेटेरोट्रॉफिक में भी सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक में चीजें बनेंगी इसकी। और प्लांटाई में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक करेगा, फोटो ऑटो, उसमें भी सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफिक, मतलब फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएगा। एनिमल में मेनली हेटेरोट्रॉफिक होती है, जो चीजें जितनी भी होती हैं उनके भी 3 पार्ट, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक। ये सारी चीजें आपका यहीं पे पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो देखो, अब क्या आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से जो नाता है वो खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल, आपका पीछे छूटा ही नहीं है। अभी पूरे चैप्टर इसी के बारे में पढ़ना है हमें। हमने पढ़ लिया कि इसको किस बेस पे क्लासिफाई करा था। अब आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ किंगडम तक की बात बनी रहेगी? अभी फाइलम भी आएंगे, डिवीजन भी आएंगे, उनके उनकी क्लासेस भी आएंगी, ऑर्डर्स भी आएंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी आएंगे। तो मोनेरा के भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं, पहले वो पढ़ेंगे। फिर प्रोटिस्टा के भी पढ़ेंगे, फंगई के भी पढ़ेंगे। प्लांटाई और एनिमीलिया हम इस वीडियो में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए अलग अलग चैप्टर पढ़ रखे हैं हमने। इनके लिए अलग अलग चैप्टर बन रखे हैं एनसीईआरटी में, जो हम पढ़ेंगे। जैसे प्लांट के लिए प्लांट किंगडम का एक चैप्टर बन रखा है, पूरा पूरा मतलब चैप्टर वो प्लांट किंगडम पे ही बेस्ड है। और एक पूरा चैप्टर हमारा एनिमल किंगडम पे ही बेस्ड है, काफी 22, 23, 15 का चैप्टर है। तब हम डिटेल में दो जो फैक्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोनेरा डिटेल पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पूरा डिटेल पढ़ेंगे, फंजाई पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आता है हमारा एक और किंगडम, या भी कह सकते हो वो नॉन लिविंग भी है या लिविंग नहीं है, वो आप बताना। मतलब नॉन लिविंग भी नहीं है वो, और ना ही लिविंग है, बीच में भी अटका पड़ा है, जिसका नाम है वायरस। वायरस सुनते ही कोरोना वायरस की याद आ गई ना। तो चलो पढ़ते हैं अब सीधा मोनेरा के बारे में। मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम पढ़ने वाले हैं आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से एक किंगडम को, जिसका नाम है मोनेरा, या इसे कैटेगरी भी कह सकते हो। उस 5 कैटेगरीज में से एक कैटेगरीज को पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मोनेरा मोनेरा को भी सब डिवाइडेड करा गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको कभी भी ऐसे कैटेगरी पे सवाल आए या फिर कैटेगरी आपको पढ़नी है, तो उसका बेस्ट तरीका है उसको क्लासिफिकेशन करो और फिर उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो हमने क्लासीफाई तो कर दिया, क्लासीफाई मैंने कर दिया, अभी आपको समझा दूंगा कैसे हुआ है। लेकिन अगर इस पर मैं शॉर्ट नोट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, क्लासिफिकेशन से शॉर्ट नोट कैसे लिखे? तो सिंपल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन मोनेरा। तो आप कैसे लिखोगे? पहले मोनेरा के कुछ पॉइंट बनाओगे, है ना, फिर उसके बाद उसके क्लासिफाई, फिर उसकी क्लासिफिकेशंस के भी क्लासिफिकेशंस, फर्दर क्लासिफिकेशंस के पॉइंट्स बनाओगे, और देन उसके और भी ज्यादा क्लासिफिकेशंस हैं उनके पॉइंट्स बनाओगे, और यहीं पे आपका शॉर्ट नोट जो होगा मोनेरा का वो हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मोनेरा पे अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो आप उसी चार्ट से लिख सकते हो कि उसका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल कैसी होती है,
न्यूट्रिशन कैसे होती है, सेल सेल क्या होता है उसे, सेल का जो स्ट्रक्चर है यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, और किस टाइप का सेल है वो, ठीक है, किस टाइप के सेल आते हैं मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में, तो वो लिख सकते हो। और यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको मस्ट इंक्लूड करना है, इन पे मैं स्टार लगा देता हूँ, मस्ट इंक्लूड करने हैं जब भी आप मोनेरा के बारे में इंक्लूड, मोनेरा के बारे में लिखो तब, ठीक है, आपको मस्ट इंक्लूड करने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है, सोल का मतलब यहाँ आत्मा नहीं है ना ही भूत है, सोल का मतलब है यहाँ पे इकलौता, यानी मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं। तो बैक्टीरिया का मतलब मोनेरा और मोनेरा का मतलब बैक्टीरिया आप कह सकते हो। तो बैक्टीरिया दी सोल मेंबर, बैक्टीरिया इज दी सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। अब कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है, कॉस्मोपॉलिटन का सिंपल सा मतलब है कि कॉस्मोपॉलिटन का सिंपल सा मतलब है कि जो चीज हर जगह पाई जाती हो, यानी जो चीज एकदम व्यापक हो, लाइक गॉड, गॉड जो है वो हर जगह है, भगवान जो है वो हर जगह है, तो वो कॉस्मोपॉलिटन है। जस्ट लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी हर जगह पाया जाता है, चाहे कहीं भी आप जाके देख लो, तो वो भी कॉस्मोपॉलिटन है। मतलब कंपेयर भाई गलत कर दिया मैंने, सॉरी वर्ड या भगवान, ठीक है, माफ कर दो भाई मेरे को, गलती मुझसे होती है। फिर कॉस्मोपॉलिटन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, तो द स्ट्रक्चर इज सिंपल। जो बैक्टीरिया या फिर मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया ही है, तो बैक्टीरिया मतलब यानी बैक्टीरिया के हालांकि जो स्ट्रक्चर वो बहुत सिंपल है, बट देयर इज न्यूट्रिशनल हैबिटेट, लेकिन उनका जो न्यूट्रिशनल हैबिटेट है, जो उनका खाने का तरीका है, मोड है, इज वर्सटाइल, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइप्स है। और इसी वर्सिलिटी नेचर ऑफ नेचुरल न्यूट्रिशनल हैबिटाट इज नोन एज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर आपसे पूछ रहे क्या होता है एक नंबर में, तो आप लिख सकते हो कि दो द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल, इज वेरी सिंपल, बट देयर न्यूट्रिशन हैबिटेट इज वर्सटाइल, उनका जो न्यूट्रिशनल हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है, और न्यूट्रिशन में ही मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सिंपल। तो ये 3 पॉइंट और जो पहले पॉइंट बताएं वो मस्ट इंक्लूड करने जब भी आप मोनेरा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। फिर मोनेरा को भी फर्दर क्लासीफाई कर दिए जाते हैं किसके बेस पे, गैस, पहला जो क्लासिफिकेशन करा जाता है वो करा जाता है शेप के बेस पे, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन करा जाता है वो करा जाता है सेल वॉल के बेस पे। तो शेप के बेस में शेप हो सकते हैं इसकी, 4 शेप हो सकती है। पहला स्फेरिकल शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप में पाया जा सकता है। दूसरा स्पाइरल, स्पाइरल की फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा कॉमा शेप, कॉमा ऐसे कॉमा शेप में पाया जा सकता है, ठीक है, कॉमा शेप में। और नेक्स्ट हमारा आता है रॉड शेप, लाइक रॉड के शेप में भी पाया जा सकता है। तो इस स्फेरिकल मतलब जो बेसिस के शेप में बांट रहे हैं, तो 4 टाइप बताए गए हैं, स्फेरिकल का बताया गया है, स्पाइरल का बताया गया है, वेब्रियो यानी मतलब अभी बताऊंगा क्या कह रहा हूँ, कॉमा की शेप में बांटा जा सकता है, और रॉड के भी शेप में बांटा जा सकता है। ना स्फेरिकल जो है वो किसके बेस में बांटा है, मतलब जो स्फेरिकल, स्फेरिकल जो शेप है बैक्टीरिया की, उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कोकस। ये है आपके सिंगुलर और ये है प्लूरल। अगर आप मेरे स्लाइड से ही नोट्स बनाते हो तो जो मैं चीज़ें लिखता हूँ ना वो भी नोट डाउन कर ले करो, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहती उससे, ठीक है। तो सिंगुलर में कोकस कहेंगे, और जो स्पाइरल शेप में उन्हें स्पाइरिलम, कोमा शेप में विब्रियम, और रॉड लाइक शेप में बैसिलस। प्लूरल में कोका, स्पिरिला, विब्रियो, बैसिलस, बैसिलिया। अब इनकी एग्जांपल देख लो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक तरीके का स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है, एक डिजीज है, पता ही होगा आपको। फिर आता है हमारा स्पाइरल में, एग्जाम्पल आता है रोडोस्पाइरलम क्लोरोबियम, ये यहाँ पर कहीं है एग्जाम्पल। वेट, अभी आपको आगे बताऊंगा कि इसकी जो खासियत क्या है, इसको मार्क कर लेते हैं अपन। आगे आता है ये। बाकी नेक्स्ट अब आता है कॉमा शेप में विब्रियो क्लोरिया, क्लोरिया कह सकते हो। जैसे भी आपको प्रोनाउंसिएशन ऐसे होनी चाहिए जैसे स्पेलिंग याद रहे, पहले बता रखा है। ठीक है, तो ये डिजीज कॉज करते हैं, इसका नाम है क्लोहेरा। हाँ, क्लोरिया डिजीज कॉज करते हैं ये। रॉड शेप में आ गया आपका बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, और ये किस काम आते हैं, ये जब जीन्स की मॉडिफिकेशन करते हैं तो इन्हीं बैक्टीरिया के फॉर्म में करते हैं, बैक्टीरिया की मदद से करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिस का क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है, बस इतना ही था। ना आते हैं अपने नेक्स्ट, और काफी ज्यादा वर्सेटाइल स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर में ही काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के बेस पे करा गया है। अब ध्यान करो, जो मनीरा था उसमें सेल वॉल कैसी पाई जाती थी, सेल वॉल जो बनती थी वो बनती थी पॉलीसेकेराइड की, और कुछ में बनती थी सेलुलोज की। मतलब काफी ज्यादा में सेलुलोज आधे आधे मान लो, या फिर आधे आधे नहीं मानोगे आप। सेलुलोज जिसमें मतलब जिन बैक्टीरियाज में सेल वॉल जो है सेलुलोज की है वो ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब कंपेयर टू पॉलीसेकेराइड के। क्यों? क्योंकि जो पॉलीसेकेराइड है वो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, और ओल्डेस्ट काफी ज्यादा देर तक नहीं, मतलब जो ओल्डेस्ट है वो रेयर चीजें में आ जाएंगे। और जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से बनी हो उन्हीं को हम कहते हैं क्या, आर्की बैक्टीरिया। अब अगर इन पे भी शॉर्ट नोट लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ये मस्ट इंक्लूड पॉइंट्स हैं, ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होते हैं और कैन बी प्रिपेयर्ड इन हार्ड कंडीशन, प्रिपेयर्ड कह रहा हूँ, कैन बी प्रेजेंट इन हार्ड कंडीशन, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जा सकते हैं। क्यों पाए जा सकते हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि इनके पास जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड से, और ये जो इमेंस स्ट्रेंथ देता है ताकि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जगह भी पाए जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए इनके भी टाइप बांटे गए हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है यानी एकदम गर्म से गर्म जगह, उसको कहेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स। जो सॉल्टी वाटर में, समुद्र वगैरह में मिलता है, उसको कहेंगे हेलोफाइल्स। और जो मार्शी कंडीशन में मिलता है यानी गोबर वगैरह में, काव डंग में, उसको कहेंगे मेथेनोजेंस। और मेथेनोजेंस ही बाद में प्रोड्यूस करता है, बायोगैस में काम आता है प्रोड्यूस करने में। फिर वैसे ही हमारा आता है जिनकी सेल वॉल सेल से बनी है उनको हम कहेंगे यू बैक्टीरिया। जिनकी सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से बनी थी उनको क्या होता है, आर्के बैक्टीरिया, जो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। और जो ट्रू बैक्टीरिया है, जो अभी के अभी नए नए बैक्टीरिया हैं या असली बैक्टीरिया हैं, उनको क्या कहेंगे, यू बैक्टीरिया, जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। मस्ट इंक्लूड पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, ट्रू बैक्टीरिया है, रिजिड सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो काफी ज्यादा रिजिड है, और किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। अगर बैक्टीरिया मूव कर सकता है तो उसके पास फ्लैजिला भी होगा। और यू बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है ना, उसके बेस पे इन्हें और ज्यादा डिवाइड करा गया है, और ज्यादा क्लासिफाई करा गया है। न्यूट्रिशन अगर ऑटोट्रॉफ हो, यानी अगर वो खाना खुद बना रहे हो, खाना खुद बनाने का मतलब, खाना खुद बनाना और सिंथेसाइज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। खाना खुद बनाना, अब हमारी मम्मी या फिर ह्यूमंस कर लो, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जाते हैं किचन में, उन्होंने दाल ली, है ना, चावल ली, दाल चावल बना दिए, या फिर आटा वाटा लेके रोटी बना दी। लेकिन उन्होंने कुछ सिंथेसाइज नहीं किया है, उन्होंने मटेरियल को यूज करा है, रॉ मटेरियल उन्होंने, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, सॉरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनका यूज करके कुछ सिंथेसाइज नहीं किया है। तो जो चीज, जो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर ले, जैसे कि आप कह सकते हो प्लांट्स, प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस। नाम में फोटो यानी लाइट, और सिंथेसिस यानी कुछ चीज बन रही है, कुछ चीज को खुद बना रहे हैं।
और वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, है ना, और क्या होता है बाहर से वाटर, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेके ग्लूकोज बना दिया और वाटर भी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाया उन्होंने, सिंथेसाइज करा है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हमें वैसे कुक करना आता है लेकिन सिंथेसाइज करना नहीं आता। हमें मेड करना आता है, हमें बनाना आता है, पर सिंथेसाइज करना नहीं आता। तो वही है, जो ऑर्गेनिजम्स यानी जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद सिंथेसाइज करे, उनके पास, एक और चीज बता दें वहाँ में, उनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के भी कई पार्ट होते हैं, ए बी सी। उनमें से क्लोरोफिल ए ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के पास होता है। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में भी दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, एक फोटो ऑटोट्रोफिक जो लाइट से अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, और केमोटोट्रोफिक जो केमिकल रिएक्शन से अपना खाना है, मतलब केमिकल रिएक्शन तो इसमें भी होते हैं लेकिन यहाँ पे केमिकल चीज़ों से अपना खाना आप कह सकते हो आप सिंथेसाइज करते हैं। तो फोटो ऑटोट्रोफिक में एक एग्जांपल आता है सियानोबैक्टीरिया। तो देखो, सियानोबैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखना। अगली स्लाइड में इसी सिर्फ एक इस और एक हमारा यहाँ पे ये रहा माइकोप्लाज्मा, एक इस। अगली स्लाइड में साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को ही पढ़ेंगे अपन, मतलब सम इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज को लेकर, यानी सम इम्पोर्टेंट मोनेरा ऑर्गेनिजम्स को लेकर अगर हमें कुछ पढ़ना होता है तो हम एनसीईआरटी में भी दे रखा है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में ही पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ हो गया। नेक्स्ट जो कैटेगरी बनाएंगे और केमोटोट्रॉफिक में रोडोस्पेरम क्लोरोबियम, कुछ याद आया यहाँ पर, यानी बैक्टीरिया में जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हो, और उसमें भी जो न्यूट्रिशन कीमोटोट्रॉफी करते हो, उसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ हमें पता है, उसका एग्जाम्पल है रोडो स्पाइरलम क्लोरोबियम। ठीक है, और फिर ये तो होगा ऑटोट्रॉफिक। अब आता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया गया, जैसे यहाँ पे फोटोट्रॉफिक है मोटोट्रॉफिक में दिया गया, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया गया। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिए गए हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, ये वो ये वो वाला बैक्टीरिया है जो दूध को दही बना देता है। फर्मेंटिंग बैक्टीरिया लिखा हुआ है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा, मतलब माइकोप्लाज्मा में जो ऑर्गेनिल्स आते हैं, पीपीएलओ, अभी बताऊंगा उसको फुल फॉर्म। पीपीएलओ यानी आप पपलू भी कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो सबसे छोटा ऑर्गेनिल्स है, सबसे छोटा बैक्टीरिया का जो, हाँ, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में से सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा का एक ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है पीपीएलओ। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पैरासिटिक बैक्टीरिया है। फिर आता है मिक्सोकोकस, ये सेप्रोफाइटिक है। नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अब देखो, यहाँ पे जो आपको चीजें याद रखनी है, देखो ये तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने मोनेरा लिया, उनके दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक बेसिस पे कर हमने क्या कहते हैं उसे, शेप के बेस पे। शेप के बेस पे अब देखते हैं, शेप के बेस पे स्फेरिकल फोकस ले लिया, स्पाइरल स्पिरलम ले लिया, स्पाइरल सॉरी स्पाइरल, कॉमा में विब्रियम ले लिया, रोड शेप में बैसिलस ले लिया। और यहाँ पर हमने जो बेस बनाया है, सेल वॉल को बनाया है। सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से बनी हो सकती है, सेलुलोज से बनी हो सकती है। प्रिमिटिव यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे जिनका नाम होता है आर्कीबैक्टीरिया, और ओल्डेस्ट बैक्टीरिया कैन बी प्रेजेंट इन वेरी हार्ड कंडीशंस, जैसे कि आपका ले लो थर्मोसिलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। ओशियन की बहुत ही ज्यादा नमकीन पानी है, हेलोफाइल्स में पाए जाएंगे, हेलोफाइल्स पाए जाएंगे उधर। मार्शी कंडीशंस यानी गोबर वगैरह या जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जहाँ पे बहुत कुछ एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कुछ चल रहा हो, वहाँ पे मेथोजन बैक्टीरिया, हाँ, मेथेनोजन बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। फिर आता है जो सेल्यूलोज से बने हुए, जिनको यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, है ना, लाइन बन गई। फिर रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो ठोस होती है, और किससे बनी होगी, सेलुलोज से बनी होगी, लेकिन इससे ज़्यादा ठोस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। अगर मोटाइल है तो उनके पास फ्लैजिला भी होगा। और न्यूट्रिशन के बेस पे इनको और डिवाइड करा गया, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में और डिवाइड करा गया, फोटो ऑटोट्रॉफिक में एक एग्जांपल है सियानोबैक्टीरिया, जो हम अगली अगले स्लाइड में ही पढ़ेंगे। और केमोटोट्रॉफिक रोडोस्पिरलम क्लोरोबियम, और हेटरोट्रॉफिक में लैक्टोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा, मिक्सोकोकस, नाइट्रोबैक्टीरिया।
ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए, और ये क्या क्या चीजें करते हैं वो इधर ही लिख रखा है, आप अपने नोट्स में आराम से बेझिझक लिख सकते हो, और यहीं पे हमारा मेरा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, अभी नहीं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम स्पेशल बैक्टीरियाज। हम इस सम स्पेशल बैक्टीरियाज में हम बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसमें भी सिर्फ दो बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक साइनोबैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्मा। और इसमें भी अगर डीप में जाए तो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के बारे में डीप में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा में ज्यादा चीजें है नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट में माइकोप्लाज्मा खत्म हो जाता है। तो अब देखते हैं साइनोबैक्टीरिया का। तो देखो उसी सीरीज में चलेंगे जिस सीरीज में हमने, मतलब उसी चीज उसी वे में हम चीजें करेंगे जिस वे में हमने क्लासिफिकेशन करी थी। सबसे पहले सेल वॉल किसकी बनी होती है साइनोबैक्टीरिया की, इसी फॉर्म में आप याद रखना। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फिर उसके बाद आप देखें ना कि इसका कोई दूसरा नाम है कि नहीं है। अगर कोई दूसरा नाम है तो उसको लिख देना। जैसे साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। फिर जब सेल वॉल हो गई, सेल स्ट्रक्चर हो गया, सेल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, उसका यूनिसेलुलर है, यू, हाँ, प्रोकैरियोटिक है। और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन है, फिर उसके बाद सेल वॉल हो गया, नाम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आप देखें करो न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में ये ऑटोट्रॉफिक ही करता है, और ऑटोट्रॉफिक में भी एक आता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा, और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक में ये NPH, पेरिस सल्फेट, इन सबको रिसाइकिल करता है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पेरिस सल्फर, इन सब चीजों को रिसाइकिल करता है। यही बस इतना ही ध्यान है कीमोट्रॉफिक में। और इसका अगर न्यूट्रिशन आपसे पूछे कैसे करता है, तो केमिकल के हेल्प से अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है ये। वैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स भी होंगे, और उन पिगमेंट्स का नाम क्या है? जैसे इसके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, कार्टिनॉइड्स पाए जाते हैं, माइकोब्लेंस पाए जाते हैं। तो ये तीन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है जो साइनोबैक्टीरिया के पास होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं आप सेल स्ट्रक्चर। ये चीज हम इधर भी लिख सकते थे, इधर लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर हमने इसलिए लिखा था कि आगे के पॉइंट इसी से लिंक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये यूनिसेलुलर भी पाए जा सकते हैं, एक सेल में भी पाए जा सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, कॉलोनियल भी पाए जा सकते हैं, काफी सारे सेल एक साथ मिलके भी रह सकते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी पाया जा सकता है, कोई फिलामेंट से स्ट्रक्चर बनाने काफी सारे सेल मिलके। जब ये कॉलोनी में रहते हैं तब उनके पास, जब कॉलोनी में रहते हैं तब उनके पास एक शीट आ जाती है। जैसे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये रहा साइनोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरिया की सेल है ये सारे, ठीक है। इस बैक्टीरिया का मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी। तो इसके ऊपर ना एक शीट आने वाली है। हम्म। तो उसके जो, जब एक कॉलोनी में रहता है साइनोबैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो नाम है ना वो है नॉस्टॉक। ये नॉस्टॉक का डायग्राम है, ये याद रखना। जब नॉस्टॉक बैक्टीरिया टाइप में रहने लग जाते हैं, कॉलोनी में रहने लग जाते हैं, तो इनके पास एक शीट आ जाती है, और इस शीट को क्या कहते हैं? जेलाटिनस शीट। ठीक है, इस शीट को कहते हैं जेलाटिनस शीट। और फिर उसके आगे लिख रखा है, अभी यहाँ पे इनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब ये चीज क्या है, ये चीज अभी अब आपको बताता हूँ, अभी वेट में रखना है इसे, ठीक है। फिर अब आते हैं इनका हैबिटाट। हैबिटाट क्या होगा इनका? हैबिटाट साफ सीधी बात है, इनका होगा फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में भी रह सकते हैं, मतलब समुद्र के पानी में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। सम ऑफ देम फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज हेटेरोसिस्ट। मतलब इनमें से, ये जो साइनोबैक्टीरिया है इनमें से कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं
वो भी किसमें, अपने ही बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल में, जिनको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। यानी ये वाले सेल, ये वाले सेल देख रहे हो, इन सेल में नाइट्रोजन फिक्स करी जाती है ताकि वो यूजेबल फॉर्म में आ सके, प्लांट के यूजेबल फॉर्म में आ सके। तो इन सेल्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि जो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है उसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। नहीं, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है उसके तो एग्जाम्पल है नॉस्टोक और एनाबीना। लेकिन जिस बैक्टीरिया बैक्टीरिया अपने जिस सेल में उस नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, उस सेल का नाम होता है, उस सेल को कहते हैं, उन स्पेशलाइज्ड सेल को कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इनके एक्स फैक्टर्स। एक्स फैक्टर्स का मतलब कोई खास बात जो, तो खास बात यह है कि ये ना डिवाइड करते हैं अपने आप को रैपिडली, बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं, रिजल्टिंग इन ब्लूम्स, जो कि क्या बनाते हैं, ब्लूम बनाते हैं। ठीक है, कॉजिंग डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन वाटर और डेथ ऑफ फिशेस। यानी जब आप, आपने भी देखोगे ना, जैसे कोई नदी है, वहां पे नदी है, कोई तालाब है, वहां पे दलदल बन रहा है, तो यानी वहां पे ये साइनोबैक्टीरिया की ब्लूम बना रहे हैं। उस दलदल की वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसी की वजह से जो फिशेस होती हैं, काफी सारी फिशेस होती हैं, वो मर जाती हैं। और इसी इसी फिनोमिना को, इसी साइनोबैक्टीरिया के फिनोमिना को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। ये याद रखें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा आता है साइनोबैक्टीरिया। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा, मतलब सब स्पेशल बैक्टीरिया, यानी दूसरा स्पेशल बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। इनके पास बहुत, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स अभी तक नोन है, अभी तक पाए गए हैं, उनमें से सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म इन्हीं के पास है। एग्जाम्पल के लिए पीपीएलओ फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद रख लेना। प्लूरो में PLEURO, और फिर इसका न्यूमोनिया की तो आती होगी, लाइक ऑर्गेनिज्म की भी आती होगी। ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। यानी इनके अंदर रेस्पिरेशन अगर होगी, अभी कोई भी अगर इनके पास केमिकल रिएक्शन होगी, वो कैसी होगी, एनारोबिक रिएक्शंस हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक रिएक्शन करता है, तो आपको पता है कि विदाउट ऑक्सीजन के, मतलब बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, तो इसलिए माइकोप्लाज्मा अगर ऑप्शन में है तो टिक करना ही करना है। अगर माइकोप्लाज्मा नहीं है तो कोई और होगा, तब की तब देखेंगे। ठीक है, फिर एंड दे आर पैथोजेनिक। अब पैथोजेनिक का क्या मतलब होता है, यानी ये डिजीज कॉज करते हैं, ये एक रोगजनक, मतलब आप कह सकते हैं रोगजनक क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। और वो पैथोजेनिक किस में है, हर चीज में ये क्या होता है, डिजीज कॉज नहीं कर सकते, सिर्फ कर सकते हैं एनिमल और प्लांट्स में। एनिमल और प्लांट में पैथोजेनिक आते हैं माइकोप्लाज्मा। तो बस यही है हमारा पूरा सम स्पेशल बैक्टीरिया का टॉपिक, और इसी के साथ हमारा मोनेरा भी खत्म हो जाता है। आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सम स्पेशल बैक्टीरिया में हमने दो बैक्टीरिया पढ़े, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकता है। नाइट्रोजन, सॉरी, न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक ही रहता है। ऑटोट्रॉफिक में भी दो भाग हो जाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और फेरस सल्फर, इन ऐसे एलिमेंट्स को रिसाइकल करता है। और फोटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस होगी, तो इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी होते हैं इसके पास, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, कार्टिनोइड प्रेजेंट है, माइक्रोग्रेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही अगर इसका सेल स्ट्रक्चर देखा जाए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनियल होगा, फिलामेंटस होगा। जब कॉलोनी बना के रहने लग जाते हैं तब इनके पास एक शीट आ जाती है, जिसका नाम है जेलेटिनस शीट, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और फिर इसके बाद इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है फ्रेश एंड मराइन वाटर। फिर इसके बाद इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स, मतलब साइनोबैक्टीरिया, तो एक बहुत डिवीजन है, उनमें के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो साइनोबैक्टीरिया के भी अंदर
जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और जिस स्पेशलाइज्ड सेल में वो फिक्स करते हैं उसे हेटेरोसिस कहा जाता है। वैसे ही एक्स फैक्टर क्या है, डिवाइड वेरी रैपिडली, काफी रैपिडली डिवाइड करते हैं और ब्लूम क्रिएट कर देंगे जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिश की मृत्यु यानी डेथ हो जाएगी, जिसको हम यूट्रोफिकेशन, इस फिनोमिना को यूट्रोफिकेशन के नाम से भी जाते हैं। फिर आते हैं माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा में सिर्फ 4 पॉइंट है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती और सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है पीपीएलओ, ये ऑक्सीजन के बिना रह सकता है और पैथोजेनिक है यानी डिजीज कॉज करेगा। बस इतना ही था आपका मोनेरा। अब चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रतिष्ठा पे। नाउ आरएचबी टेकर ने जो हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हमें मॉडल दिया था, उनमें से हमने जो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा वो हम कंप्लीट कर चुके, एकदम स्वाहा कर चुके हैं। नाउ अब हमारी जो बारी है वो है प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा को एकदम ऐसे डिटेल में स्वाहा कर देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई भी किंगडम आप पढ़ रहे हो, जैसे प्रोटिस्टा पढ़ रहे हो, फंगई पढ़ रहे हो या फिर कोई मोनेरा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का, आप सबसे पहले उसका शॉर्ट नोट बना लो। और शॉर्ट नोट ये नहीं कि शॉर्ट ही हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें हर एक बारीकी हर एक डिटेल आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो क्लासिफिकेशन के बेसिस थे उन्हीं को लेके चलते हैं। तो प्रोटिस्टा का सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। प्रोटिस्टा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर, यानी प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर में भी दो टाइप आते हैं सेल के, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। उसमें से प्रोटिस्टा जो है हमारा वो सेल टाइप है यूकैरियोटिक का। तो सेल टाइप मतलब प्रोटिस्टा का जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है। हैबिटाट काफी ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं प्राइमरी एक्वाटिक, यानी ज्यादातर ये प्राइमरी वो एक्वाटिक यानी पानी में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है न्यूट्रिशन, कि इनके खाने का तरीका कैसा है। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, सैप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मिक्सोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ये सारे तो आपने पढ़े होंगे लेकिन मिक्सोट्रॉफिक नहीं पढ़ा होगा। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो फोटोसिंथेसिस भी कर ले और है मतलब ऑटोट्रॉफ भी कर ले और हेटेरोट्रॉफ भी कर ले, उसे ही कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक। यानी अगर हम एट द एंड गए तो जो न्यूट्रिशन है यहाँ पे ऑल हो जाएगा, यानी हर प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकता है। वैसे ही रिप्रोडक्शन अगर देखें हम, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी होता है इसमें और असेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअली में जाइगोट फॉर्मेशन होती है, मतलब वही दो क्या होते हैं, दो अलग अलग सेक्सेस मिले फिर एम्ब्रायो बनाया, मतलब जाइगोट वगैरह बनाया फॉर्मेशन, फिर अपना आपकी क्या होता है रिप्रोडक्शन हो गई, एक नई प्रोजेनेसी बन गई। अब आसेक्सुअली में हमारा क्या बनेगा, फिजन बनेगा। ठीक है, आसेक्सुअली में फिजन होता है। याद रह जाएगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप शॉर्ट नोट लिखो। एक कि वो न्यूट्रिशन कैसे करता है और रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ज्यादातर जो याद नहीं रहती ना चीज वो भी यही दोनों है, क्योंकि बाकी सारी तो याद रह जाती है कि सेल टाइप इसका यूकैरियोटिक ही होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ही होगा। हैबिटाट भी याद रह जाता है कहीं कभी कभी यार, कि हैबिटाट जैसे प्रोटिस्टा है नाम से ही पता चलता है कि प्राइमरी एक्वेटिक होगा। फिर न्यूट्रिशन यहाँ पे ऑन रहेगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और जाइगोट फॉर्मेशन से और असेक्सुअली रहता है फिशन से। अब ये तो हो गई नॉर्मल बेसिस वाली बात है। पहले आपको ये सारी चीजें लिखनी है। आपको अगर शॉर्ट नोट लिखना होता है, अगर पेपर में आप शॉर्ट नोट लिख रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट नोट लिखो, वो कितने मार्क्स का आ जाएगा, 2 से 3 मार्क्स का। तो आप उसमें 5 से 6 लाइनें अगर 5 से 6 पॉइंट दे दोगे तो आपके नंबर बन जाएंगे पूरे। तो उसी चक्कर में हमने मान लो यहाँ पे कितने दे दिए, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट तो हमने दे दिए, 2 पॉइंट और देते हैं, यहीं पे हमारे 3 से 4 नंबर जो होंगे पक्के हो जाएंगे। तो देखो, जो हमारे पहले के 5 पॉइंट थे वो किस पे थे, जो नॉर्मल बेसिस है। तो नॉर्मल बेसिस है सेल को डिवाइड कर मतलब प्रोटिस्टा किंगडम्स को क्लासिफाई करने का। लेकिन नाउ अब हमारी आती है थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स, जैसे कि जो प्रोटिस्टा में फूड रिजर्व करा जाता है, यानी फूड जो है स्टोर करा जाता है वो किस में करा जाता है, स्टार्च में कर लिया जाएगा, ग्लाइकोजन में कर लिया जाएगा, पैरामाइनोन में कर लिया जाएगा, क्राइजोला मिनारल में कर लिया जाएगा एंड फैट्स में भी करा जा सकता है।
अब इसके ना कुछ पार्ट्स होते हैं, प्रोटिस्टा के भी कुछ पार्ट्स होंगे, यानी ये अगर किंगडम है तो ये क्या होंगी, फाइलम्स होंगी, तो ये फाइलम्स होंगे इनको, जैसे क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लिम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, और बस ये एक दो तीन चार पांच, ये पांच पार्ट है इसके। नाउ यहाँ पर हमारा जो प्रोटिस्टा होता है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब इसके जो पांच पार्ट है ना, इनको और डिटेल में पढ़ लेंगे एक चार्ट के जरिए, तो हमारा प्रोटिस्टा भी हो जाएगा एकदम स्वाहा। तो आइए चलो पढ़ते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रोटिस्टा के जो जितने भी टाइप्स हमने पिछले स्लाइड के लास्ट लाइन में पढ़े थे, जैसे क्राइजोफाइट्स हो गया, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लिंग मूल्स, प्रोटोजोआ, इन सब चीजों को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनको ना, जब भी आपको, जैसे आपने एसएसटी में भी क्लास 10th में एसएसटी में भी काफी सारे और सॉइल्स के बारे में पढ़ा होगा, कि ब्लैक सॉइल, एल्विलर सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। तो इन सब में आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे होंगे, तो आपने क्या करा होगा, एक चार्ट बना लिया होगा कि ये किस किस सीजन में पाए जाते हैं, कौन से कंट्री कंट्री कह रहा हूँ, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस तरह का इनका हैबिटाट होता है। तो वैसे ही हम प्रोटिस्टा के भी देखो एसएसटी से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा के भी जितने भी पांचों पार्ट्स हैं उनके जो कॉमन बेसिस है उनके हिसाब से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर लेंगे। जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम देखें, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सबकी, क्योंकि प्रोटिस्टा है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सबकी यूनिसेलुलर होगी, और यूनिसेलुलर के अंदर भी यूकैरियोटिक होगी। याद रखना यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कौन से थे आप बताना कमेंट में, या चलो बता देता हूँ मुझे कहा, ठीक है, लेकिन अब जो आगे मैं पूछूंगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है, ये बता दिया है। फिर उसके बाद आता है हमारा हैबिटाट। हैबिटाट में जो क्राइजोफाइट्स हैं वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, यानी समुद्र के पानी में भी रह सकते हैं और नदी के पानियों में भी रह सकते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट ज्यादातर समुद्र के पानी में रहते हैं, ज्यादातर मरीन वाटर में रहते हैं। बाकी बात है यूग्लिनोइड्स की, तो वो फ्रेश और स्टेगनेंट यानी रुके हुए पानी में रहते हैं, यानी तालाब वगैरह में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। लेकिन सेमोन्स हमारा है डैम, डैम का मतलब होता है नम। अब देखो डैम का मतलब होता है नम, तो नम यानी कोई दलदली जगह होगी, जैसे बारिश ज्यादा पड़ गई तो लकड़ियां सड़ गई, या फिर आप कह सकते हो कीचड़ में पानी ज्यादा भर गया, तो कीचड़ी जगह है, एकदम थोड़ा नम टाइप, थोड़ा डैम टाइप हैबिटाट में ये रहता है। बाकी आते हैं प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, ब्रैकिश वाटर में भी रह सकता है, और ये मॉइस्ट सॉइल यानी जो गीली मिट्टी होती है और मॉइसेस में भी रह सकता है। इन सबके नाम याद रख लेना, ये जितने भी हैबिटाट है कि ब्रैकिश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, मॉइसेस, डैम, हैबिटाट, ये सारी चीजें याद रख लेना, क्योंकि यही वर्ड अगर आप पेपर में लिख के आओगे तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं। तो ना हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया, हमारा हैबिटाट भी कंप्लीट हो गया। अब आता है सीधा न्यूट्रिशन में। क्राइजोफाइट्स होते हैं वो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, और ऑटोट्रॉफ में भी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। सेम डाइनोफ्लैजिलेट का भी यही है, ऑटोट्रॉफिक करेंगे, ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ फोटो ऑटोट्रॉफिक भी करेंगे। यूग्लिनोइड्स का, यूग्लिनोइड्स का जो होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक भी कर सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी कर सकते हैं। जैसे इनका जो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में फैक्टर जो होता है वो होता है सनलाइट। तो सनलाइट फैक्टर यहाँ पे बन रहा है, तो सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, और अगर एब्सेंट है तो हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा। आप चाहो तो जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे हैं उन सबको ना पढ़ के बस एक टेबल अपनी एक कॉपी में बना लो, अगर आप मेरे से नोट्स बनाते हो तो साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। टेबल में जितनी भी चीजें हैं वो सब एनसीईआरटी से लिखी गई हैं, एनसीईआरटी की हर एक डिटेल, हर एक छोटी से छोटी माइनर से माइनर डिटेल आपके यहाँ पे लिख दी गई है, आप बस ये याद कर सकते हो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफिक, और अगर एब्सेंट है तो हेटरोट्रॉफिक हो जाएगा। वहीं पे आता है अपने स्लिम मोड्स पे। स्लिम मोड में हेटरोट्रॉफिक ही होता है, हेटरोट्रॉफिक में भी मेनली
सेप्रोफाइटिक हमारा होता है। सेप्रोफाइटिक यानी डेड एंड डिकेइंग पे लाई कर रहा है, कोई डेप्थ वाला सिचुएशन रहेगी। प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ में हमारे पास जो होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है, यहाँ पे होलोजोइक भी हो सकता है, यानी खाना खुद भी खा सकते हैं। सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, डेड एंड डिकेइंग से पैरासिटिक यानी किसी के बॉडी पे होस्ट पे रहकर भी अपना गुजारा ही कर सकते हैं। ना अब आते हैं एक्स फैक्टर्स पे। एक्स फैक्टर्स पे यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ ऊपर लिखा है यहाँ पे। तो जो इनके करेक्टर्स है ना, वो आइडेंटिकल है या फिर सिमिलर है किसी प्लांट यूनिवर्ड से। स्लेमोर्स के जो करेक्टर्स हैं वो आइडेंटिकल है या फिर सिमिलर है फंजाई से। और प्रोटोजोआ के जो करेक्टर्स हैं वो सिमिलर है किससे, एनिमल से। आपको कैसे आपको बताऊं, फंजाई जो होते हैं ना, फंजाई सारे फंजाई सैप्रोफाइटिक होते हैं। और प्लांट्स में हमारा ऑटोट्रॉफ भी होता है ना प्लांट्स। हाँ, ये लाइन लिखी है ना, सिमिलर टू प्लांटिंग एनसाइड में लिखी है, तो आप जान सकते हो इससे। और एनिमल में तो होलोजोइक सैप्रोफाइटिक पैरासिटिक सब आते हैं, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर्स ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। नाउ एक्स फैक्टर्स में आते हैं। एक्स फैक्टर्स में देखो मैंने ये लाइन बना रखी है, ये लाइन देखिए, यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे भी बनाई है, यहाँ नहीं बनाई है, ठीक है। तो देखो इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन के जो ऊपर का डेटा है, एक्स फैक्टर की जो बॉक्स है, इस लाइन के उस बॉक्स में ऊपर का जो डेटा है वो है पूरे क्राइजोफाइट्स, यानी पूरे की पूरे क्राइजोफाइट फाइलम का डेटा। लेकिन जो नीचे का डेटा है वो किसी स्पेसिफिक क्राइजोफाइट्स का डेटा है, जो कि हमें एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे यहाँ पे डायटम का डेटा है, यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट का स्पेसिफिक डाइनोफ्लैजिलेट में गोनियोमिलेट्स का डेटा है। यहाँ पे सब ये बाकी ये सिर्फ जो डेटा है गोनियोमिलेट्स पे ही वो करा जाएगा, क्या कहते हैं उसे, लागू करा जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर वाले डेटा है डाइनोफ्लैजिलेट फाइलम है, उसके हर एक डिवी मतलब फाइलम के जो भी नीचे आते हैं उसमें हर एक जीनस फैमिली वगैरह सब में ये सारी चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है। क्राइनोफाइट्स को चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है ओशियन का, यानी ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस खाना बनाएंगे, तो चीफ प्रोड्यूसर ये मान जाएंगे ओशियन के। नाउ अब नीचे आते हैं, नीचे में हमें दे रखा है क्राइसोफाइट्स में हमें डायरेक्टम भी पाए जाते हैं और गोल्डन एलगी में पाए जाते हैं। अब ये जो मैंने रेड में लिखा है ना, ये रेड में लिखा है, ये भी है ना, और इधर भी लिखा है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे नाम हैं। तो देखो इंक्लूड डाई एटम्स, डाई एटम इंक्लूड होता है, और गोल्डन एलगी भी इंक्लूड करते हैं। तो गोल्डन एलगी ये तो गया एक पॉइंट। अब डाई एटम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डाई एटम के ऊपर जैसे एक सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मानो न्यूक्लियस है और यहाँ पे दो परत होंगी एकदम छोटी छोटी पतली पतली सी, लेकिन वो परत होंगी वो होंगी ग्रिटी एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। और बनी किससे होगी, जो टू थिन लेयर डाई एटम की न्यूक्लियस पे, या मतलब न्यूक्लियस पे जो टू थिन लेयर, ये वाला कलर कर दूं, अरे तुम मिट गई, ये जो दो थिन लेयर है ये बनी किससे है, सिलिका से। और जो सिलिका है हमारा वही हमारा है ग्रिटी और इंडस्ट्रियल। अब ग्रिटी का मतलब क्या होता है, ग्रिटी का मतलब होता है खुरखुरा। मतलब जैसा कि आपने देखा हो उस रेगमार को देखा, रेगमार वो होता है ना खुरखुरा, वैसे ही हमारे यहाँ पे ग्रिटी है। सिमिलरली इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब वो तोड़ा नहीं जा सकता। और ग्रिटी, ग्रिटी है यानी लेगमार की तरह खुरखुरा है, तो इसीलिए उसे पॉलिशिंग में यूज करा जा सकता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप के, सिरप भाई खांसी वाली सिरप, उनके यूज में लाया जाता है। और इंडिस्ट्रक्टिबल है इसलिए ये डाई एटमेशियस अर्थ बनाता है। आपने क्लास 9th में सिलिका वर्ड सुना होगा जियोग्राफी में, वो भी हाँ एसएसटी की जियोग्राफी में, चैप्टर मेरे को याद नहीं आ रहा है, वहां पे अंडमान और निकोबार का जिक्र है कि अंडमान और जो निकोबार है वो बने हैं डायटोमिशियस अर्थ से, यानी वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में डायटम होंगे
और डाई एटम जब एकदम सी के नीचे चले जाते हैं, जब एकदम सी के नीचे चले जाते हैं, जब वो मर जाता है तो सी के नीचे चले जाते हैं और अपने डिपॉजिट जो होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, वो एकदम जैसे कहते हैं ना इकट्ठा करने लग जाते हैं, कलेक्टिवनेस सा बनाने लग जाते हैं, और उसी कलेक्टिव संघ से ही हमारा डायटोमिशियस अर्थ बन जाता है। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखोगे कि इट इज इंडस्ट्रियल देयरफॉर इट फॉर्म डायटोमिशियस सिंबल। डीप में जाना था तो मैंने बता दिया कि कैसे बनाता है। ना अब आते हैं अपने डाइनोफ्लैजिलेट पे। डाइनोफ्लैजिलेट बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर में पाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, अब किसी के मान लो रेड पे रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, रेड, येलो और कह सकते हो ऑरेंज और ग्रीन में पाया जाता है, येलो में तो बता दिया मैंने, तो बहुत सारे कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर, ब्लू में भी पाया जाता है। अब ब्लू वाला है तो उसमें ब्लू कलर का पिगमेंट ज्यादा होगा, रेड वाले तो उसमें रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा होगा, येलो वाला तो येलो कलर का पिगमेंट ज्यादा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स के कंसेंट्रेशन के हिसाब से उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो बहुत ठोस होती है, स्टिफ सेल वॉल होगी विद सेल्यूलोज प्लेट, यानी जो सेल वॉल है, अपने डायग्राम तो बना नहीं सकता मैं यहाँ पर। तो डाइनोफ्लैजिलेट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है स्टिफ, स्टिफ बनी होती है और सेल्यूलोज प्लेट से बनी होती है। मान लो ये डाइनोफ्लैजिलेट है, तो डाइनोफ्लैजिलेट की जो सेल वॉल है वो तो ठोस होगी ही होगी, लेकिन जो उसकी सेल्यूलोज की प्लेट्स होंगी उसके ऊपर सेल्यूलोज की प्लेट्स भी लगी होंगी। अब इनका डाइनोफ्लैजिलेट का नाम डाइनोफ्लैजिलेट पड़ा क्यों? क्योंकि इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। एक लॉन्गिट्यूडनली में रहता है और ट्रांसवर्सली में रहता है, यानी ऐसे में रहते हैं, और उन्हीं की वजह से इनके 360 मोशन ये कर पाते हैं। तो ये जो हो गया वो हो गया अपर जो डाटा हो गया एक्सपेक्टर में, वो हो गया कॉमन डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए, जो भी डाइनोफ्लैजिलेट्स में आते हैं। लेकिन जो नीचे वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए लिखा जाएगा। वैसे थोड़ी बोल देंगे रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ब्लू डाइनोफ्लैजिलेट, उनका कोई नाम होगा। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट का जो नाम होता है वो होता है कॉनियोइडेक्स। अब कॉनियोइडेक्स जो होता है ना, वो होता है रेड टाइड्स बनाता है। रेड टाइड्स का मतलब समझते हो? समुद्र में एक लहर सी बह रही है, वो भी लाल कलर की, तो उसी को कहेंगे रेड टाइड। अब वो होती क्यों है? क्योंकि जो गोनियाई है ना, वो बहुत ज्यादा मल्टी जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में, बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और एकदम ये मान लो तबाही मचा देते हैं। ठीक है, तो काफी सारी मात्रा में प्रोड्यूस जो है, अब जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, इसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी में जो स्पेलिंग है वो SA है, SE नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। तो सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करेंगे, और उसी के साथ ये जो टॉक्सिन है ये कलर देता है रेड, और ये जो टॉक्सिन है यही मारता है अदर एक्वेटिक एनिमल को, ये है तो टॉक्सिन ही। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह यहाँ पे होते हैं, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल एक प्रोटीन रिच लेयर होगी जिसका नाम होगा पेलिकल। अब पेलिकल जो प्रोटीन रिच लेयर है वो करती क्या है, वो यूग्लिनोइड को फ्लेक्सिबल बनाती है। और यूग्लिनोइड्स के पास फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। अब इसके पास भी दो फ्लैजिला, इसको डायनोफ्लैजिलेट में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट में एक लॉन्गिट्यूडिनली और ट्रांसवर्सली ऐसे में है, लेकिन यूग्लिनोइड में जो फ्लैजिला है वो एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है ऐसे। ठीक है, तो वही उसे मोटाइल बनाता है, मूवमेंट में मदद करता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूग्लिना। नाउ स्लिम मोल्स, हमारे पास स्लिम मोल्स के एक्सपेक्टर में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का हमें पता है। जैसे रिप्रोडक्शन में एक होगी फेवरेबल कंडीशन, एक होगी अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होगा वो इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करता है, और सेवरल फीट्स तक स्प्रेड हो जाता है, मतलब सेवरल फीट्स तक फैल जाता है, और देन न्यू प्रोजेनेसी बन जाती है। लेकिन जब होती है अनफेवरेबल कंडीशन, तो प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है और स्पोर बना लेगा, और ये जो स्पोर होता है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली सर्वाइवल होते हैं। जैसे आपने मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा, मोनेरा में जो आर्की बैक्टीरिया में आपने पढ़ा था कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, किस वजह से रहते होते हैं? वो पॉलीसेकेराइड लेयर की वजह से रहते थे,
लेकिन यहाँ पे जो स्पोर है वो किसकी वजह से रह पा रहे हैं फेवरेबल कंडीशन में, ट्रू वॉल की वजह से। तो यही ट्रू वॉल होती है। अब ये जो स्पोर है चल तो सकती नहीं है, तो इनको डिस्पर्स करने के लिए, इनकी मूवमेंट कराने के लिए कोई तो जिम्मा लेना चाहिए, तो वो जिम्मा किसने लिया, एयर ने लिया, डिस्पर्स बाय एयर। ना अब आते हैं अपने प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ के भी कई सारे पार्ट्स होंगे जिनमें से हम चार पार्ट पढ़ने वाले हैं। चार पार्ट है, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआंस। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ में फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मरीन में भी रह लेते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। जैसा कि ये यहाँ पे जो हैबिटेट था वही यहाँ पे भी हैबिटेट इसका है। अमीबॉइड नाम से पता चल रहा है अमीबा की तरह होगा, और अमीबा की तरह कैसे हो सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब उसके फॉल्स फीट निकले यानी उसके स्यूडोपोडिया निकले, तो इसके पास स्यूडोपोडिया होता है। और जब जैसे यहाँ पे क्राइजोफाइट्स में डायटम के पास, जैसे यहाँ पे क्राइजोफाइट्स में डायटम के पास सिलिका की वॉल थी, वैसे ही यहाँ पे अमीबॉइड में अमीबॉइड में मराइन फॉर्म के पास जो समुद्र में रहते हैं, जो ऑर्गन समुद्र में रहते हैं, अमीबॉइड के अंदर काफी सारे ऑर्गन आते हैं, तो उनमें से जो ऑर्गन समुद्र में रहते हैं, जो मराइन में रहते हैं, उनके पास भी सिलिका का शेल होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो एंट अमीबा। बस इतना ही था, खत्म हो गया ये। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। इसके पास एक फ्लैजिला होगा, और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। अब ट्रिपैनोसोमा एक खास एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस में होता क्या है, स्लीपिंग सिकनेस में आदमी जो होता है वो, ये मान लो सोता रहता है, उसको उठा ही नहीं जाता, उससे मतलब ये उठा भी नहीं जा सकता वो बेड से, बस वो सोता है सोता रहूं सोता रहूं। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर टेस्ट कराना पड़ेगा, आपका आलस है, या आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका आलस है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ है जो है वो हैबिटेट होगा एक्वाटिक, मेनली पानी में रहते हैं, और इनके पास थाउजेंड ऑफ थाउजेंड सिलाई होते हैं जो इन्हें मोटाई यानी मूवमेंट में काम करते हैं। अब किस चीज की मूवमेंट ये करते हैं ये करते हैं मूवमेंट फूड की, कहाँ पे रीच करने में, गलट में। अब गलट क्या है, गलट सिलिएटेड प्रोटोजोआ में, सिलिएटेड प्रोटोजोआ के जो भी ऑर्गन्स होगा उनमें हमेशा कैविटी प्रेजेंट रहती है, खाली जगह प्रेजेंट रहती है, जिसको गलट भी कह सकते हैं, आप उसका मुंह यानी माउथ भी कह सकते हैं। तो फूड को ये गलट में जाने के लिए इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल इसका है पैरामोइशियम या फिर पैरामीशियम, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। स्पेलिंग याद रहते हैं वैसे पैरामोइशियम कहने से, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज आता है, एक धब्बा सा पड़ जाता है उनकी बॉडी पे। और वो जो धब्बा होता है, वो जो स्पोर होता है, ऐसा लगता है वो कोई इन्फेक्शियस स्पोर है। तो इन हैव एन इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जांपल आपको दे रखा है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि आपसे सीधा सिंपल में पूछ लिया कि बताओ विच पैरासाइट डेट कॉज मलेरिया, यानी मलेरिया कॉज करता है, अभी आपको बताने वाला था, जो पैरासाइट मलेरिया कॉज करता है उसका नाम बताओ। तो आपको झट से याद आना चाहिए प्लाज्मोडियम। तो बस पूरा जो आपको प्रोटीन प्रोटिस्टा में जो दो तीन पढ़ने का आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो ना पढ़ के बस एक चार्ट रीड कर लो, आपका पूरा काम बन जाएगा। तो अब हमारा प्रोटिस्टा भी हो चुका है कंप्लीट। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो टॉपिक अब आता है फंगाई, यानी आरएच ह्यूटेकर ने जो 5 क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था, उसमें से हमने मोनिरा कंप्लीट कर लिया, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया, अब फंगाई भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद क्या बचेगा, प्लांटाई बचेगा और एनिमेलिया बचेगा। प्लांटाई के लिए भी अलग चैप्टर बन रखा है, प्लांट किंगडम, इसलिए इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। एनिमल के लिए भी एक डिटेल चैप्टर बन रखा है, एनिमल किंगडम, इसलिए वो भी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे मैं आपको जनरल चीजें पढ़ाऊँ, फिर वही चीजें दोबारा आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊँ, वो थोड़ा मैसी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने फंजाई से। फंजाई पे सबसे पहले जो भी मैंने आपको बताया था कि इन सब चीजों को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका क्या है, अब आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताना इन सब चीजों का बेस्ट तरीका, इन सब चीजों को बेस्ट तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है, मतलब अच्छे से पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा हैबिटाट। हैबिटाट ये प्रेफर करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफर। वर्ड्स को ना थोड़ा हाईलाइट से अपने मतलब एनसीईआरटी के लाइंस के बीच में पढ़ने की कोशिश करे करो,
तो हैबिटाट जो है वो प्रेफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो और हल्की हल्की नमी हो, है ना, वहां पर ये फंगाई जो है वो हैबिटाट होंगी, वहां पे प्रेफर करते हैं रहना। लेकिन रहते हैं प्रेफर करते हैं रहना, लेकिन क्या है, जैसे इंसान है, हाँ चलो ठीक है, इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। इंसान जो है, इंसान रहते हैं कहाँ पर, पृथ्वी पे, और पृथ्वी में भी ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी में भी ज्यादातर इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो प्रेफर कहाँ कर रहे हैं इंसान ज्यादातर ना, इंडिया में, लेकिन यूएस में भी रह रहे हैं और स्पेस में भी रह रहे हैं, स्पेस में भी जा रहे हैं इंसान, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जा नहीं रहे हैं। तो वैसे ही जो फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। जैसे एक और एक और आपकी ऑर्गेनिजम्स था, या फिर कह सकते किंगडम था, मोनेरा। मोनेरा में जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी हर जगह पाए जाते हैं, उनको भी कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। मतलब जो चीज हर जगह पाई जाए ना, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, ठीक है। तो फंजाई भी हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन प्रेफर ये करते हैं कि कोई गर्म सी और थोड़ी नमी सी जगह इन्हें मिल जाए। वैसे ही हमारा आता है अब हमारा न्यूट्रिशन, कि ये खाने कैसे खाते हैं। तो मेरी जो न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रॉफिक इनका, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में भी पैरासिटिक आ जाता है, सिम्बायोटिक आ जाता है, सैप्रोफाइटिक आ जाता है। सिम्बायोटिक में आपका आता है सिम्बायोटिक, पैरासिटिक का मतलब कि दूसरे की बॉडी पे बैठ गया और उसी की बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है बिना किसी डाइजेशन वगैरह करे। सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग के, डेड कोई डेड बॉडी है उस पर बैठ गया, है ना, ये फंजी बैठ गया और वहां से फिर अपना क्या होता है बाहरी डाइजेशन करके फिर अंदर ले रहा है। लेकिन सिम्बायोटिक में क्या होता है, सिम्बायोटिक में ये मिलजुल के काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है लाइकन, लाइकन कह लो, लिचन कह लो, जिससे लिटमस पेपर बनता है। तो वही एग्जांपल है लाइकन। अब लाइकन जो है ना, लाइकन हमारा लाइकन जो है वो किससे बनता है, एलगी और फंजाई के जोड़ से। एलगी जो है वो फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंजाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एलगी को। तो ये दोनों जो मिलके रहते हैं, तो उसी सिम्बायोटिक रिलेशन को हम लाइकन का नाम दे देते हैं, और उसी सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर को हम लाइकन का नाम दे देते हैं। और लाइकन जो है वो वही पाया जाएगा जहाँ पे जीरो पोल्यूशन हो, एकदम जीरो पोल्यूशन, जैसे जापान वगैरह में पाया जा सकता है। तो लाइकन जो है बेस्ट पोल्यूशन इंडिकेटर माना भी जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में फंगाई जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं फंगाई। एक एक्सेप्शन है, और ये सिर्फ ओनली ओनली फिलामेंटस, ऐसा नहीं कि बाकी मतलब सारे के सारे फिलामेंटस है उनमें से कुछ निकल गए। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जो कि है यीस्ट का। यीस्ट फिलामेंटस नहीं होता, बाकी सारे के सारे फंगई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। अब देखते हैं आगे। बॉडी कंसिस्ट अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफे एंड नेटवर्क ऑफ हाइफे नोन एज माइसीलियम। यानी जो बॉडी आपको बताया ना मैंने, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसका कोई नाम ही होगा, तो स्ट्रक्चर का नाम है हाइफे। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, ये मान लो हाइफे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसको ना हल्का सा जूम कर लेते हैं अपन, ये हमने कर लिया जूम, तो ऐसे बना रहेगा, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको कहेंगे हाइफे। और जब इनका नेटवर्क बन जाएगा, यानी बहुत सारे हाइफे जब मिल जाएंगे, ये मेन हाइफे और उनसे ब्रांचेस निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है उनसे, तो ये हो गया आप क्या, नेटवर्क हो गया। अब नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं क्या, माइसीलियम। तो फंजाई फिलामेंटस में भी रह सकते हैं, मतलब हाइफे में भी रह सकते हैं स्ट्रक्चर में। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो रहते हैं ये नेटवर्क बना के रहते हैं। हाइफे में कुछ ही एक आध साइड मिल जाए, लेकिन जनरली जो रहते हैं वो नेटवर्क बना कर रहते हैं हाइफे में, जैसे हम माइसीलियम में रहते हैं। माइसीलियम की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है, ये हमेशा ध्यान रखना, पर बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें कि डबल एल आएगा या सिंगल एल आएगा। तो पहले से याद रख के रखो कि सिंगल एल आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीकों से हो सकता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। अब
एसेक्सुअली में वेजिटेटिव भी हो सकता है और स्पोर से भी हो सकता है। वेजिटेटिव में फिजन कर जाएगा, टूट जाएगा, फ्रेगमेंटेशन कर जाएगा, बडिंग कर जाएगा। लेकिन स्पोर में कॉनिडिया स्पोर बना लेगा, स्पोर एंजियोस्पोर्स बना लेगा, जू स्पोर बना लेगा। और वहीं पे अगर देखो सेक्सुअल में, तो देखो फंजाई जो है वो एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, तो इसलिए उसको स्पोर स्पोर बना के सेक्सुअली में काम चलाना पड़ता है। तो रिप्रोडक्शन अगर सेक्सुअली में है तो स्पोर सेक्सुअली में भी स्पोर ही बनेगा। और स्पोर कौन कौन से बनेंगे? oospore, ascospore, basilospore। अभी जो स्पोर्स है ना, ये अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग चीजें हमारे यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे सब कुछ मिक्स कर दिया गया है। क्यों मिक्स करा है? क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक प्रजाति के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पूरे की पूरे फंडे पूरे के पूरे जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर में सब कुछ आता है। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे रह गई, ये रिप्रोडक्शन आ गई ना समझ। रिप्रोडक्शन के एक और पॉइंट बताता हूँ। जहां पर जैसे फंजाई है, फंजाई में जहां पर भी स्पोर प्रोड्यूस होंगे, तो जो स्पोर प्रोड्यूस ऐसे नहीं है कि कहीं भी हो जाते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम कहते हैं क्या? फ्रूटिंग बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में एक नंबर में व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी, तो आप लिख सकते हो स्पोर प्रोड्यूस ऑन डिस्टिंक्ट बॉडी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फंजाई which are known as floating bodies। सिंपल। तो अगर एक दो नंबर में पूछे तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो। अगर ज्यादा में पूछ लिया कि फ्लोटिंग बॉडीज क्या होता है, तो फिर आगे भी क्वेश्चन को ऐड करके देगा ना। माइसीलियम जो है ना, वो दो तरीके का हो सकता है, जब क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी और जब क्रॉस वॉल एब्सेंट होगी। अब क्रॉस वॉल क्या चीज है? जैसे ये हमारा मान लो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, हाइफे है। अब हाइफे को मैंने क्या करा? जूम करा। जूम करने के बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन रखा है। अब स्ट्रक्चर में बीच बीच में आप वॉल दिख रही है आपको, तो इन्हीं वॉल्स को क्या कहते हैं? क्रॉस वॉल कहते हैं। तो जब मैंने एक हाइफे लिया, तो मैंने देखा यहाँ पे क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। और जो सेल के न्यूक्लियस हैं, वो कैसे हैं? उस सेल मतलब जो सेल है उसके पास एक ही न्यूक्लियस है, एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस है। लेकिन फिर जब मैंने दूसरे को ऑब्जर्व करा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है। और जो सेल जो है, जैसे यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस था, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोइनोसाइटिक भी कहते हैं। कोइनोसाइटिक भी कहते हैं। तो माइसीलियम के दो प्रकार मिलेंगे, क्रॉस वॉल। जहाँ पे क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, जहाँ पे क्रॉस वॉल प्रेजेंट है उसे कहेंगे सेप्टेट। सेप्टेट मतलब आप कह सकते हो सेपरेट। तो क्या सेपरेट से याद रख सकते हो कि क्रॉस वॉल सेपरेट ही तो कर रहा है, तो सेपरेट कर रहा तो वैसे सेप्टेट तक तो ठीक है। तो सेप्टेट और सेल जो है उसके पास एक ही न्यूक्लियस होगा। उसके बाद सेल वाला अगर एब्सेंट है तो असेप्टेट। और सेल जो सेल होगा उसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा। बस इतनी सी बात थी। तो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, हैबिटेट खत्म हो गया, न्यूट्रिशन खत्म हो गया, रिप्रोडक्शन भी खत्म हो चुका है। बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, तो लाइफ साइकिल, जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, अब आपने ह्यूमन का पढ़ा होगा, स्पर्म आता है, ओवम आता है, दोनों फ्यूज करते हैं, फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रायो बनेगा, देन फर्दर 5 to 10 बेबी निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वही हो गया सेक्सुअल साइकिल ऑफ ह्यूमंस। लेकिन अगर मैं फंडे का देखूं, तो फंडे में क्या होता है? दो अलग अलग सेल हैं। तो दो अलग अलग सेल जब मिल जाएंगे, दो अलग अलग सेल का सिर्फ क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पता है ना क्या होता है? जो एक सेल होता है, सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होगा, सेंटर में कहीं भी मान लो आप। ठीक है, न्यूक्लियस होगा जो मेन उसे कंट्रोल करेगा। अब एक तो हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के आजू बाजू में उसके ऑर्गेनेलीज भी होंगे, जो सेल के ऑर्गेनेलीज भी होंगे, वो ऑर्गेनेलीज भी हटा दो और न्यूक्लियस भी हटा दो। अब जो फ्लूइड मटेरियल सेल में बचा है ना, वही हमारा साइटोप्लाज्म। तो आप कह सकते हो सेल के अंदर जहाँ पर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज जिस फ्लूइड में तैर रहे हैं, उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सबसे पहले होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का फिजन होता है। फिजन का मतलब होता है जुड़ना। और एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन एफ यू, यू से होता है या आई से? एफ यू, एफ यू मतलब टूट जाना।
ठीक है, तो फिजन होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मिलता है, और ये जब मिलेगा तो सिर्फ साइटोप्लाज्म ही मिल रहा है। आप देख सकते हो सिर्फ साइटोप्लाज्म ही मिल रहा है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे एन न्यूक्लियस है, एन क्रोमोसोम है, मैं लिखे हैं ये 2n ही बता रहे हैं अभी। अब ये n प्लस एन बना रहे हैं, यानी दो न्यूक्लियस अभी एक सेल में प्रेजेंट है। यानी हम कह सकते हैं स्टेज इन द रिप्रोडक्शन लाइफ ऑफ फंगाई सेल वेयर only cytoplasm is mixed but nucleus are separated. That structure is known as, या फिर that stage लाइफ साइकिल के एक स्टेज ही तो है, that stage is known as डाइकैरियन स्टेज। अभी जो डाइकैरियन स्टेज भी है ये भी कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। अभी इसके बाद जो हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट बना के पूरे एकदम सिस्टम टाइप कर देंगे, ठीक है। तो उसमें सब समझ लेंगे कि डाइकैरियन स्टेज किस में होता है किस में नहीं होता। तो इसके बाद आता है हमारा कैरियोगेनी। कैरियोगेनी में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सेपरेट ही रहेंगे, एक ना एक दिन तो फ्यूजन होगा ही। तो n प्लस एन आप मिल के बना लेते हैं अपना 2n, तो 2n का बना जाइगोट बना दिया। जाइगोट के बाद जाइगोट के अंदर ही मियोसिस होता है। जाइगोट के अंदर ही मियोसिस होता है, यानी कि टूट के डिफरेंट सेल बना देगा, और वही सेल आगे चल के पूरी बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, तो यही था पूरा सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई ना। फंजाई को ना क्लासीफाई करा गया है। अब आपने फंजाई जनरल तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हर चीज को क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे मोनिरा को भी करा हमने, मोनिरा का भी डिफरेंट डिफरेंट आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में भी अलग अलग बैक्टीरिया में करा, आर्के बैक्टीरिया में भी अलग अलग बैक्टीरिया में करा। ऐसे हमने प्रोटिस्टा का भी करा, न्यूट्रिएंट्स के बेस पे, हैबिटाट के बेस पे, और क्या कहते हैं सेक्स, जो उनका रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, एक्स फैक्टर्स कैसे हो रहा है, उन सब के बेस पे। तो वैसे ही हमारा जो फंजाई है उसको हम किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे? माइसीलियम के बेस पे, स्पोर फॉर्मेशन के बेस पे, और फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पे। कि स्पोर फॉर्मेशन तो पहले स्पोर कौन सा बन रहा है और कैसे बन रहा है, सेक्सुअली स्पोर से वो कर रहा है या फिर एसेक्सुअली स्पोर से कर रहा है। ऐसे माइसीलियम में सेप्टेट है या असेप्टेट है, ऐसे में मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की क्लासिफिकेशन यहाँ पे करी गई है। फ्रूटिंग बॉडीज इंडोजिनस यानी अंदर स्पोर बन रहे हैं, या फिर फ्रूटिंग बॉडी जो है वो बाहर प्रेजेंट है, यानी एक्सोजिनसली हमारे स्पोर्स बन रहे हैं। तो अब जो हमारा फंजाई का चार्ट बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है? पहले फंजाई लिखेंगे, फंजाई के बाद हम क्या लिखेंगे? माइसीलियम। माइसीलियम अब जिसमें सेप्टेट है, जिसमें असेप्टेट है, वो सारी चीजें लिख देंगे। फिर उसके बाद हम स्पोर फॉर्मेशन पे आएंगे। स्पोर फॉर्मेशन में दो तरीके से हो रहा है, सेक्सुअली और असेक्सुअली। तो हम पहले लिख देंगे असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें हो रहा है उसमें यस, जिसमें नहीं हो रहा उसमें नो। फिर उसके बाद कौन कौन से जो स्पोर है असेक्सुअल में बन रहे हैं। फिर उसके बाद सेक्सुअल स्पोर यस नो, जिसमें भी बन रहे हैं जिसमें भी नहीं बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं। तो कितने फैक्टर हो गए? माइसीलियम हो गया, ठीक है। माइसीलियम के बाद फिर आगे स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअली हो रहा है नहीं हो रहा, फिर कौन सा हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एसेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल भी कौन सा हो रहा है। एसेक्सुअल के बाद फिर आते हैं अपने फ्रूटिंग बॉडीज पे, कि जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोर पहले सेक्सुअल, पहले फंजाई लिख दिया, फिर फंजाई के बाद माइसीलियम, फिर एसेक्सुअल स्पोर, देन सेक्सुअल स्पोर। अब सेक्सुअल स्पोर जो बन रहा है फ्रूटिंग बॉडीज भी बनेंगे, ये सारे जो स्पोर्स जितने भी हैं फ्रूटिंग बॉडीज भी बनेंगे। तो अब कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज पे बन रहा है, ठीक है, वो लिख देंगे। और फिर उसके बाद किस किस में फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है कि नहीं, पहले लिख लेंगे किस किस में फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है, और फिर लिख देंगे किस किस में फ्रूटिंग, मतलब कौन कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज हैं, मतलब उनके नाम जो भी हैं सीधे साथ लिख देंगे। तो यहीं पे हमारा जितना भी हो जाएगा चीज़ें, हमारा जो फंजाई का भी सिस्टम है वो पैक हो जाएगा, यानी फंजाई भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब अपने फंजाई को भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंगाई की जितने भी क्लासिफिकेशंस है, जितने भी क्या 4 क्लासिफिकेशन है, आइए स्वाहा कर देते हैं। तो देखो फंजाई जो है हमने क्या किया था, फंजाई जो है वो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में बता हुआ है। जैसे माइसीलियम किस तरीके का है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड देन फ्रूटी बॉडीज, एंडोजेनियसली, एक्सोजेनियसली, और कौन से देन खत्म, बस इतना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फंगाई का जो पहले टाइप है उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, दूसरे का तीसरे का बेसिलोमाइसिटीज, और चौथा है डिटेरोमाइसिटीज, ठीक है।
तो फाइकोमाइसीटीज का कॉमन नेम क्या है? कॉन्जुगेशन फंगई। एस्कोमाइसीटीज का कॉमन नेम क्या है? सैक फंगई। बेसिडियोमाइसीटीज का कॉमन नेम क्या है? क्लब फंगई, क्योंकि इसकी जो सैक फंगस है उसकी इसकी जो स्ट्रक्चर है सैक की तरह। सैक का मतलब क्या होता है? कट्टा। तो कट्टे की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। कट्टा वो वाला नहीं जिसपे जिससे चीजें भरते हैं, वो वाला। बेसिडियोमाइसीटीज क्लब फंगई, क्लब फंगई ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो लग रहा है ना वो कांच का क्लब वाला, तो वैसा ही इसके स्ट्रक्चर होता है। ल्यूटेरोमाइसीटीज इम्परफेक्ट फंगल है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इसका नाम पड़ा इम्परफेक्ट फंगल। और नीट में एक क्वेश्चन आया था कि अगर इम्परफेक्ट, मान लो ड्यूटेरोमाइसीटीज, मान लो अज्यूम कर लो कि ड्यूटेरोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एप्लीकेबल है यानी है, तब इम्परफेक्ट फंगाई आप किसे कहते हैं? अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, अब बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, लेकिन एक चीज है जो अलग है। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, अब असेक्सुअल भी देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही अलग है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब स्पोर फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बेसिडोमाइसीटीज में जो स्पोर फॉर्मेशन नहीं कर रहा, जो कि फ्रेगमेंटेशन कर रहा है। तो इसीलिए अगर सिर्फ इम्परफेक्ट मतलब डिडरमाइसीटीज के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती तो इम्परफेक्ट फंगस बेसिलोमाइसीटी बन जाता, क्यों? क्योंकि इसके पास आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं है। तो चीजें बन जाती हैं अगर सारी चीजें याद रहे। ठीक है, तो कॉमन नेम हो गया हमारा। अब आते हैं माइसीलियम में। माइसीलियम में सिर्फ फाइकोमाइसीटीज ही है जो असेप्टेट है, बाकी सारे की सारे सेप्टेट है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन, सभी सब स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, बस ये वाला जो है वो एक फ्रेगमेंटेशन पे टिका हुआ है। नाउ आसेक्सुअल स्पोर में यहाँ पे जूस्पोर एप्लानोस्पोर बनता है, और यहाँ पे कोनिडिया बनता है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्योंकि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, स्पोर बनते ही नहीं है। और यहाँ पे भी कोनिडिया से बनता है। ठीक है, नाउ जूस्पोर की जो फ्रूटिंग बॉडी है, उनकी फ्रूटिंग बॉडी भी होगी। तो जूस्पोर की कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है। ये चीजें याद रखना, ये एक फैक्ट है। जो जूस्पोर के उसकी फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है, लेकिन ये प्रोड्यूस होता है कहाँ पर? स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम का क्या मतलब है? वैसे ऑर्गन। स्पोरेंजियम में आप देखो ना, स्पोर और ऑर्गन नजर आ रहे हैं। स्पोरेंजिया, ये जो वर्ड स्पोरेंजिया में बना किससे? स्पोरेंजिया से। स्पोरेंजिया में आते हैं दो वर्ड, स्पोर से और ऑर्गन से। यानी वो ऑर्गन जो स्पोर बियर करते हैं उन्हीं को हम स्पोरेंजिया स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी पे बन रहा है, तो यानी ये स्पोर बियर कर रहा है, तो इसीलिए स्पोरेंजियम पे बन रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कोनिडिया पे। कोनिडिया में एस्कोमाइसिटीज, मतलब एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया बनता है, कोनिडिया स्पोर बनता है, वो बनता है अपना फ्रूटिंग बॉडी किस पे? कोनिडियोफोर पे। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी भी कोनिडियोफोर होगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके बेस पे कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम, कि अंदर बन रही है या बाहर बन रही है, इंडोजिनसली या फिर एक्सोजिनसली। तो यही चीज अगर हम यहाँ पे देखें, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फाइकोमाइसिटीज में चीजें बनती है वो क्या बनती है? यहाँ पे लिखा है, मैं लिख देता हूँ। एंड अब याद यहीं पे करवा देता हूँ आपको। आपको हमेशा इसी ऑर्डर में चलना है, इससे क्या होगा? एंडो एक्सो का आपको ऑर्डर भी याद रहेगा और सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो एंडो, एंडो का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सो। अब एक्सो का उल्टा एंडो, लेकिन यहाँ पे तो होता ही नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर मान लो होता तो क्या होता? एंडो होता है यहाँ पर, और एंडो का उल्टा यहाँ पे एक्सो। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे यहाँ पे आपको याद रखना है, पहले एंडो देन एक्सो, फिर नॉट एप्लीकेबल है। अगर नॉट एप्लीकेबल नहीं होता तो यहाँ पे एंडो लिखा जाता, और अगर यहाँ पे एंडो लिखा हुआ है तो इसका उल्टा यहाँ पे एक्सो हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है कि नहीं होता? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, और इसमें नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल। तभी तो इसका नाम पड़ा इम्परफेक्ट फंगाई, फंगाई जो भी आप कहते हो। अब सब में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अभी इतने ये जो फंगा, ये लो ऑर्गेनिज्म, लो
ऑर्गेनिज्म में लो लेवल ऑफ ग्रोथ है, इतना इतना तो हाई है नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मतलब फर्टिलाइजेशन कर सके, जायगोट फॉर्मेशन कर सके, है ना, तो इतना तो ज़्यादा हाई लेवल का है नहीं। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये स्पोर से ही काम चलाते हैं। कौन कौन से स्पोर बनते हैं? जैसे यहाँ पे जो स्पोर बनेगा वो बनेगा जाइगोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज में बनेगा एस्कोकार्प, बेसिलोमाइसिटीज में बनेगा बेसिलोस्पोर, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब ये कौन से प्रोटीन बॉडी पे बनेगा? जाइगोस्पोर बनेगा आपका जाइगोस्पोरेंजियम पे, और ये बनेगा बाहर की तरफ। अब देखो एक्सो एंडो को दोबारा बताऊंगा अभी। एस्कोस्पोर बनेगा एस्कोकार्प पे, बेसिलियोस्पोर बनेगा बेसिलियोकार्प पे। अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपने एंडो लिया था, अब वही प्रोटीन बॉडी में आप एक्सो ले लो। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सो बाहर की तरफ, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंदर की तरफ। तो एंडो एक्सो नॉट एप्लीकेबल, यानी मान लो इसको एंडो एक्सो, देन दोबारा एंडो, दोबारा एक्सो, फिर यहीं पे देखो तो एक्सो एंडो, और यहाँ पे एक्सो, और यहाँ पे तो एप्लीकेबल है ही नहीं ना। यहाँ का ये एक्सो एंडो वगैरह भी हो गया। अब एक और चीज यहाँ पे लिखना शायद, हाँ, डाइकैरियोन स्टेज। डाइकैरियोन स्टेज किस किस में प्रेजेंट है, किस किस में नहीं है? मैंने आपको बताया था ना कि डाइकैरियोन स्टेज जो है ये भी एक स्पेशल वो होती है, करते फीचर होती है, तो इसीलिए कईयों में प्रेजेंट होते कईयों में नहीं होते। तो अब देखो, आपने दरवाजे देखे, दरवाजे, तो दरवाजे का मीनिंग क्या होता है? मतलब दरवाजों का इस्तेमाल क्या होता है कि किसी भी अननोन बंदे को, कोई भी अननोन आदमी है या फिर कोई भी अननोन पर्सन है, उसको आने से रोकना। तो रोकना यानी ना आना, और ना का मतलब होता है नो। तो और दरवाजे की तरफ लगते हैं बाहर की तरफ। अब आप बोलेंगे भाई सर क्या पहेली बुझा रहे हो? अभी देखो, दरवाजे लगते हैं कहाँ? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ अगर दरवाजे लग रहे हो और दरवाजे का मतलब नो है, तो आप लिख दो ना, एक यहाँ पे दरवाजे लग गया, एक यहाँ पे दरवाजे लग गया। ठीक है, और बाकी दोनों में वेट, इसमें डायक्रिटिक स्टेज नहीं होता, और ना ही तो इसमें तो एप्लीकेबल ही नहीं है, और ना ही इसमें होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका क्यों का पता नहीं भाई। डायक्रिटिक स्टेज वैसे है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नहीं होता, नहीं होता, बस सिंपल। एनसीईआरटी ने बोला नहीं होता, नहीं होता। तो एस्कोमाइसिटीज में आप डायक्रिटिक स्टेज होगा, डायक्रिटिक स्टेज यस बिल्कुल, और इसमें भी होगा। तो वही देख रहे हो ना, नो दरवाजे की तरह लगते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि दरवाजे का मतलब होता है ना ना, और ना ना मतलब नो, और नो दरवाजे की तरफ लगा दो, और यस इधर लगा दो। अब ये पता है याद करने की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं कि यस इधर लगा देते हैं, और यस इधर लगा दिया और नो इधर लगा दिया। बच्चों को ये पता होता है कि यहाँ पर सेम होगा और यहाँ पर सेम होगा, पर यस नो में वो कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो कंफ्यूजन करने के लिए मैंने ट्रिक निकाल दी है, यहाँ पे दरवाजे का सिस्टम आप लेकर सिस्टम पैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो है फंगई खत्म। लेकिन अभी एक चीज रह जा रही है, इनके एग्जाम्पल भी तो देखने होंगे। तो एग्जाम्पल सारे के सारे अभी इधर जगह थी नहीं, थैंक्स ओवर बोर्ड, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, सारे देख लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। अब म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो ना ब्रेड फंजाई है, जो ब्रेड में फफूंद लगती है ना, वो इन्हीं दोनों की वजह से लगती है। मान लो ये दोनों को। फिर आते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे यीस्ट, इसका नाम दे रखा है सैक्रोमाइसिटीज। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होता है। एस्परजिलस, ये क्या लिखा है? क्लैविकैप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं एलएसडी। ठीक है, मोरल्स एंड ट्रफल्स खाने के लिए लायक है, यूजफुल है, और इन्हें बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करा जाता है। फिर अब आता है हमारा बेसिलियोमाइसिटी। बेसिलियोमाइसिटीज में हमारे पास 3 ले रखे हैं, अगेरिकस, यूस्टिलाजो, हुकीना। हुकीना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ये वीट पे रस्ट, यानी आप जैसे कभी आपने गेहूं को पकड़ा हो तो ऐसे मसल का देखा हो, तो वो एकदम ऐसे रस्ट की तरह झड़ जाता है, तो वो क्यों होता है? हुकीना की वजह से।
और यूस्टिनाजम मट है टीचर वगैरह का, और अगेरिकस मशरूम है। मशरूम का नाम है अगेरिकस, मशरूम भी एक फल चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूटेरोमाइसीटीज के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एल्टरनेरिया और कॉलेंटोट्रिकियम, कॉलेंटोट्रिकियम, और फिर यहाँ पे ट्रिकोडर्मा। तो ये तीनों ड्यूटेरोमाइसीटीज के एग्जाम्पल हो गए, और यहीं पे हमारा जो फंजाई होता है वो पूरा खत्म होता है। नाउ बढ़ते हैं अपने वायरस की तरफ, और इस चैप्टर को भी उसी के साथ स्वाहा कर देते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वायरस, विरियोइड्स एंड प्रायंस। तो देखिए वायरस, विरियोइड्स और प्रायंस ऐसे टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो कि एक तो लास्ट में दिए गए हैं और ऊपर से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आप जो यहाँ पे 4-5 पॉइंट देख रहे हैं इनको पढ़ के जा सकते हैं। और इनमें कुछ साइंटिस्ट के नाम्स भी हैं जो आप अगर एनसीईआरटी रीड करेंगे, और एनसीईआरटी जरूर रीड करना है, मेरे लेक्चर देखने के बाद भी एनसीईआरटी आपको जरूर रीड करनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीड करती समय आपको वो साइंटिस्ट के नाम पता चल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वायरस में क्या है, वायरस के पास एक प्रोटीन का ना कोट होता है, यानी वायरस जो क्रिस्टल क्या होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है, उस पर एक प्रोटीन का कोट चढ़ा होता है जिसका नाम होता है क्या, कैप्सिड। एंड जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब ये ना रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है किसके अंदर, लिविंग सेल के अंदर, यानी किसी भी होस्ट की बॉडी पे ये अपना दबदबा बैठा देगा, उसकी मशीनरी ओवरटेक कर देगा और फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैन कॉज डिजीजेस, ये बीमारी फैला सकता है, जैसे कि वो भी किस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, HIV, तम्बाकू मोसाइक वायरस, तम्बाकू कह रहा हूँ, टोबैको मोसाइक वायरस, ठीक है। ये 3 इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर आता है हमारा वायरॉइड्स। वायरॉइड्स वायरस से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब इवन स्मॉलर देन वायरस में आप लगा दो, जो सबसे छोटा वायरस होता है ना उससे भी 100 गुना, मतलब 1/100 टाइम्स बड़े हैं, या फिर कह सकते हो 100 गुना छोटे हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, अब एजेंट क्यों लिखा इधर, क्योंकि ऑर्गेनिज्म लिख नहीं सकते, ऑर्गेनिज्म में आते हैं लिविंग वाले जो कि लिविंग होते हैं, और थिंग में आती हैं जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। पर ये वायरस, प्रियॉन्स, ये कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का, तो इसलिए यहाँ पे एजेंट लिखा गया है। तो ये सबसे छोटा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी इन्फेक्शन फैलाते हैं उनमें से सबसे छोटा जो एजेंट है वो है हमारा वायरॉइड्स। फिर उसके बाद इनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एसएस का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड, और डीएस का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है SSRNA, DSRNA ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है। फिर उसके बाद कंसिस्ट SSRNA मॉलिक्यूल्स, इसके पास SSRNA होता है विदाउट अ प्रोटीन कोड, और उस RNA पे कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर ही अपना असर दिखाता है, प्लांट्स पर ही डिजीज कॉज करता है। अगर आपको लग रहा है कि किसी प्लांट पे कोई डिजीज आ गई है, कोई वायरस वगैरह आ गया है, तो या तो वो वायरस होगा या फिर वो विरियोइड्स होगा। प्रियांस क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। फिर रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता, ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर वर्ड हैं, इनको इंटरचेंज की तरह यूज़ भी कर लेते हैं कि रेप्लिकेट की जगह रिप्रोड्यूस यूज़ कर लिया, रिप्रोड्यूस की जगह रेप्लिकेट यूज़ कर लिया, लेकिन अब टाइम है हमें सत्य ट्रू देखने का, ठीक है। तो देखो रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जब जेनेटिक मटेरियल मिल रहे हैं उनमें वेरिएशन आ रही है, वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट नहीं हो रही, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी बनाई जा रही है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी, इतनी कॉपी कि मतलब वेरिएशन ज़ीरो, वेरिएशन का जो वेरी कर रहा है रेंज वो ज़ीरो, ठीक है। तो वही है, रेप्लिकेशन में वेरिएशन बिल्कुल नहीं आती, एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनती है, और रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है, यानी डीएनए वगैरह इनका ट्रांसमिट होता है, पर इसमें नहीं होता है। तो रेप्लिकेट करता है ये होस्ट सेल में, होस्ट सेल की मशीनरी को एक्वायर कर लेगा
और फिर अपनी जितनी भी जनसंख्या है बढ़ा लेगा रेप्लिकेशन करके। रेप्लिकेट करता है होल सेल के न्यूक्लियस से या फिर क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। एग्जाम्पल इसका दे रखा है पोटैटो स्पिंडल्स, ट्यूबर, वायरॉइड, ये एक ही एग्जाम्पल, हाँ पोटैटो स्पिंडल, ट्यूबर, वायरॉइड्स, इसका एग्जाम्पल एक दे रखा है। फिर आता है हमारा प्रियंस। प्रियंस हमारा इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ये जो प्रियंस बना है ये प्रोटीन से ही बना है, लेकिन प्रोटीन का एक जैसे इन्फेक्शियस जो प्रोटीन है उससे चीज बना है। डेट कैन कॉज डिजीज, जो कि डिजीज बीमारी कॉज कर सकता है। सिर्फ किस में करेगा? एनिमल्स में। प्लांट्स में ये बिल्कुल डिजीज कॉज नहीं करेगा। नो जेनेटिक मटेरियल, कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है कि प्रोटीन के पास का जेनेटिक मटेरियल होगा, नहीं। ना इधर डीएनए, ना डीएनए होगा, ना ही आरएनए होगा। कैन रेप्लिकेट, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, रेप्लिकेट कर रहा है। कैन रेप्लिकेट कन्वर्टिंग नॉर्मल प्रोटीन इनटू प्रायंस। अब नॉर्मल प्रोटीन को प्रायंस में बदल रहा है, यानी प्रोटीन को इन्फेक्शियस कर दिया और फिर वो बना दिया प्रायन। फिर उसके बाद हाईली रेजिस्टेंस, ये काफ़ी रेजिस्टिव नेचर के होते हैं। किससे रेजिस्ट कर रहे हैं? टू हियर रेडिएशन, केमिकल्स, रेडिएशन केमिकल वगैरह से ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, यानी इनमें जान तो बहुत है क्योंकि रेडिएशन और केमिकल को झेल पा रहे हैं ये। एग्जाम्पल इसका दे रखा है BSE, ये मैड काउ डिजीज़ है, जहाँ पर आपने देखा होगा जो कैटल्स वगैरह होते हैं वो एकदम जैसे जब आपने सांड तो वैसे गुस्सा हो जाता है, हाँ, गाय वगैरह देखी होंगी, बुफेलोज वगैरह देखे होंगे, बकरी वगैरह देखी होंगी, वो जब एकदम पागल सी हो जाती हैं, है ना, एकदम इधर उधर भागने लग जाती है, पागल हो जाने लग जाती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको प्रियन से इन्फेक्शन होता है, तो यानी BSE उनके अंदर आया हुआ। फिर उसके बाद एक और दे रखा हमें स्कारप इन दी शीप, ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। और यहीं पर हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और उसके साथ साथ हमारा जो टॉपिक ख़त्म होता है कौन सा? द मेन एंड द ओनली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर। तो देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी किसकी? इनके क्वेश्चंस की। तो चलो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।